एपिसोड 1101। त्रिपाठी जीवप्ती ने बस गुफा की सफाई की और अपने शयनकक्ष के लिए एक अपेक्षाकृत अच्छी जगह ढूंढी। इसके तुरंत बाद त्रिपाठी जीवप्ती गुफा से बाहर निकलकर 1000 किलोमीटर के अजगर गुफा पर्वत के चारों ओर घूमने लगे और विश्व ऊर्जा एकत्र करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न आत्मव्यूहों को याद करने लगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले भी कई बार इस प्रकार के आत्मव्यूह के संपर्क में आए थे, जैसे टोंग शुवान कोटि के ऊर्ध्वगामी गगन संप्रदाय, नवगगन पवित्र भूमि, तेरते महाद्वीप पर गुइजू का निवास स्थान और कुछ साल पहले वर्षा तारा के जोंगाओ के पास। चूंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने यहाँ रुकने का फैसला किया था, इसलिए उनके लिए एक आरामदायक साधना वातावरण ढूंढना स्वाभाविक था। त्रिपाठी जीवप्ती को आत्मव्यूहों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वह ज्यादातर रसायन विद्या के लिए उपयोग किए जाने वाले आत्मव्यूहों के बारे में जानते थे, लेकिन आत्मव्यूहों का मार्ग अपने आप में एक अनोखा था। कई वर्षों के संपर्क के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ये भी जानते थे कि विश्व ऊर्जा एकत्र करने वाला आत्मव्यूह कैसे व्यवस्थित किया जाता है। इसके लिए भौगोलिक स्थान के समन्वय की आवश्यकता थी, कुछ सामग्रियों द्वारा पूरक और विभिन्न साधनों के माध्यम से एक सभ्य गठन बनाया जा सकता था। हालांकि अजगर गुफा पर्वत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि यहाँ की प्राकृतिक स्थितियाँ काफी अच्छी थी। वुई ने उनके लिए जो गुफा ढूंढी थी, उसके पास कई पहाड़ी चोटियां गुफा को घेरे हुए थी। यदि वह उन्हें नींव के रूप में उपयोग करते तो वह एक अच्छा आत्मव्यूह व्यवस्थित करने में सक्षम होते। पर्वत के चारों ओर घूमते हुए त्रिपाठी जीवप्ती उन चीजों को याद करते रहे जो महान वयोवृद्ध जू हुई ने उन्हें नवगगन पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी होने पर बताई थी, जिनमें पवित्र भूमि की 9 चोटियों और आत्मव्यूहों के रहस्य शामिल थे। जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ विचार आए। गुफा में लौटने के बजाय त्रिपाठी जीवप्ती सीधे दिव्य भाग्य शहर गए, जो 50 किलोमीटर दूर था। दिव्य भाग्य शहर छाया चंद्रमा भवन के अधीन ताकतों में से एक था, इसलिए भले ही है कि परिवार पास में था, उनका इस पर पूरा नियंत्रण नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरा शहर बहुत समृद्ध था, जिसे परिधि में एक छोटा परिवार कब्जा नहीं कर सकता था। है कि परिवार शहर में केवल कुछ ही व्यवसाय संचालित करता था, जो वहां से गुजरने वाले साधकों से कुछ साधना सामग्री अर्जित करता था। दिव्य भाग्य शहर में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि यह जगह लोगों और दुकानों से गुलजार थी। समृद्धि के मामले में ये वर्षा तारा या जल चंद्रमा तारा के शहरों से कम नहीं था, शायद उससे भी ज्यादा। इन दुकानों के ज्यादातर मालिक छाया चंद्रमा भवन के शिष्य थे, लेकिन छाया चंद्रमा भवन की संबद्ध ताकतों के लोग भी थे। यहाँ वे बहुत पैसा कमाने में सक्षम थे, इसलिए हर दुकान एक सोने की खान थी। शहर के दरवाजों पर सन स्फटिक लेने के लिए कोई गार्ड नहीं थे, इसलिए छाया चंद्रमा भवन ने किसी को भी शहर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दी। रास्ते में त्रिपाठी जीवप्ती खुश थे। उनकी गति न तो तेज थी और न ही धीमी, क्योंकि वह विभिन्न दुकानों से गुजर रहे थे। जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस शहर में या यहाँ तक कि पूरे छायादार तारा में सन स्फटिक का मूल्य अन्य साधना तारों की तुलना में बहुत अधिक था। उदाहरण के लिए उत्पत्ति तापक बटिका की एक बोतल अन्य साधना तारों पर 300 निम्न स्तर सन स्फटिक में मिलेगी, लेकिन यहाँ इसकी कीमत केवल 200 थी। 500 निम्न स्तर सन स्फटिक के लायक एक वस्तु की कीमत केवल 400 या उससे भी कम होगी। बाहरी दुनिया से अलगाव ने छायादार तारा को सन स्फटिक के मूल्य की गणना का अपना तरीका रखने की अनुमति दी। सन स्फटिक की कमी ने सन स्फटिक के मूल्य को और भी अधिक बढ़ा दिया। बहुत कम सन स्फटिक में कई चीजों का आदान प्रदान किया जा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उनकी काली किताब के स्थान में 47,000 से अधिक उच्च स्तर सन स्फटिक थे और विभिन्न गुणों के सन स्फटिक के बीच रूपांतरण दर 1 से 5 थी। दूसरे शब्दों में, एक उच्च स्तर सन स्फटिक को 5 मध्यम स्तर सन स्फटिक के लिए और एक मध्यम स्तर सन स्फटिक को 5 निम्न स्तर सन स्फटिक के लिए बदला जा सकता था। कुल मिलाकर त्रिपाठी जीवप्ती के पास 10 लाख निम्न स्तर सन स्फटिक थे, इसलिए वह जो कुछ भी चाहते थे वह खरीद सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल कुछ अयस्क और सामग्री खरीदी जिसकी उन्हें जरूरत थी। उसके बाद त्रिपाठी जीवप्ती कलाकृति शोधन मंडप नामक एक जगह पर गए। चाहे वह टोंग शुवान कोटि हो या तारा क्षेत्र, जब तक साधकों की उच्च सांद्रता वाला कोई शहर था, ऐसी जगह निश्चित रूप से मौजूद होगी। क्योंकि हर साधक कलाकृतियों को परिष्कृत करना नहीं जानता था, वे अक्सर अपनी मदद के लिए कुशल कलाकृति शोधकों को ढूंढते थे। इस तरह इन कलाकृति शोधकों को न केवल अपने शिल्प का अभ्यास करने का अवसर मिलता था, बल्कि वे एक अच्छा इनाम भी प्राप्त करने में सक्षम होते थे। दिव्य भाग्य शहर का कलाकृति शोधन मंडप भी छाया चंद्रमा भवन का एक सहायक था। यहाँ के दर्जनों कलाकृति शोधकों में से अधिकांश छाया चंद्रमा भवन के सदस्य थे, जबकि कुछ को काम पर रखा गया था। ये किराए के कलाकृति शोधक छाया चंद्रमा भवन से पुरस्कारों का एक हिस्सा प्राप्त करते थे। हालांकि अधिकांश पुरस्कार छाया चंद्रमा भवन द्वारा ले लिए जाते थे, ऐसे लोग अपेक्षाकृत स्वतंत्र थे और छाया चंद्रमा भवन के अधिकार क्षेत्र के अधीन हुए बिना किसी भी समय जा सकते थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती पहुंचे तो वह अंदर के जीवंत दृश्य से चौंक गए। कम से कम 200 अलग अलग ताक के साधक लाइन में इंतजार कर रहे थे, जो कलाकृति शोधन मंडप के कलाकृति शोधकों से उनके लिए कलाकृतियां परिष्कृत करने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती दिखाई दिए, उनका स्वागत ठंडी और गर्म निगाहों से हुआ। कुछ लोग तो काफी सतर्क भी थे, जैसे कि उन्हें डर था कि त्रिपाठी जीवप्ती लाइन काट देंगे।
ये दृश्य उन्हें नवगगन पवित्र भूमि के 9 शिखरों के बाहर की भीड़ की याद दिलाता था, जब नवगगन पवित्र भूमि रसायन विद्या के साथ लोगों की मदद कर रही थी। उस समय कई लोग पवित्र भूमि के रसायनविदों से उनके लिए गोलियां परिष्कृत करने के लिए 9 शिखरों के बाहर 1 से 2 महीने या उससे भी अधिक समय तक इंतजार करने को तैयार थे। इस समय त्रिपाठी जीवप्ती उन लोगों की लाचारी और चिंता को महसूस करने में मदद नहीं कर सके। क्या मुझे लंबे समय तक इंतजार करना होगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाले बिना नहीं रह सके। एक दुकान सहायक जैसा दिखने वाला एक आदमी उनके पास आया। वह जवान नहीं था, लेकिन उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी साधना छोड़ दी है और सिर्फ गुजारा करने के लिए कुछ पारिश्रमिक कमाने के लिए यहाँ काम कर रहा था। उसने उत्साह से त्रिपाठी जीवप्ती को कागज का एक टुकड़ा सौंपा और मुस्कुराया, एक नजर डालिए और खुद चुनिए। अगर कुछ समझ में न आए तो मुझसे पूछने में संकोच न करें। त्रिपाठी जीवप्ती ने संदेह में कागज लिया और कुछ देर देखने के बाद उन्होंने पाया कि कलाकृति शोधन मंडप के दर्जनों कलाकृति शोधकों के नाम, उनकी क्षमताओं, शुल्क मानकों और एक संख्या के साथ उस पर लिखे हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा और जाना कि संख्या बताती है कि कितने साधक इस कलाकृति शोधक से कलाकृति परिष्कृत करने का इंतजार कर रहे थे। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लिए 30 से अधिक साधक इंतजार कर रहे थे और इस व्यक्ति की सबसे बड़ी क्षमता संत राजा श्रेणी उच्च स्तर कलाकृतियों को परिष्कृत करना था। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग उनसे मदद मांगना चाहते थे। कलाकृति शोधक भी रसायनविदों की तरह ही थे कि उनकी अपनी रैंकिंग प्रणाली थी। उनकी रैंक जितनी ऊंची होगी वे उतनी ही उच्च श्रेणी की कलाकृतियां या गोलियां परिष्कृत कर सकते थे। एक साधक के लिए सामग्री ढूंढना आसान नहीं था। एक कलाकृति के लिए सामग्री एकत्र करना एक गोली के लिए सामग्री एकत्र करने से भी ज्यादा कठिन था। इसलिए एक कलाकृति शोधक को चुनते समय कोई भी बहुत सतर्क रहेगा। वे महंगे को चुनना पसंद करेंगे बजाय खराब के। ये कलाकृति शोधक जो संत राजा श्रेणी उच्च स्तर कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकता था, उसने कम शुल्क नहीं लिया, लेकिन अपनी रैंक के साथ ये स्वाभाविक ही था कि ये साधक उसकी ओर दौड़ेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें इन कलाकृति शोधकों के नामों पर एक एक करके घूम गईं और जल्द ही त्रिपाठी ज्वाला नामक एक व्यक्ति के नाम पर रुक गई। एक पल के लिए माथे पर शिकन डालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने दुकान सहायक को इशारा किया। क्या आदरणीय 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 अतिथि ने एक कलाकृति शोधक चुना है जो आपकी कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए जिम्मेदार होगा। दुकान सहायक मुस्कुराते हुए दौड़ा आया। क्या इस जानकारी में कुछ गलत है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। दुकान सहायक अभी भी मुस्कुराया। आदरणीय आदरणीय अतिथि बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं। हमारा कलाकृति शोधन मंडप छाया चंद्रमा भवन की संपत्ति है। यहाँ के अधिकांश कलाकृति शोधक छाया चंद्रमा भवन के शिष्य हैं। उनके तरीके और क्षमताएं छाया चंद्रमा भवन के आकलन को पार कर चुके हैं। उनकी कीमतें उचित और ईमानदार हैं, धोखाधड़ी का कोई संदेह नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे गहराई से देखा और फिर कागज का टुकड़ा उसे सौंप दिया और उस पर इशारा किया। इसे देखो, त्रिपाठी ज्वाला नामक ये व्यक्ति इतना अधिक शुल्क लेता है और वह कहता है कि वह उत्पत्ति श्रेणी कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकता है, तो कोई भी उसका संरक्षण क्यों नहीं करता? त्रिपाठी ज्वाला के पीछे की संख्या स्पष्ट रूप से 0 थी, जिसका अर्थ था कि कोई भी उनकी कलाकृति शोधन के लिए लाइन में इंतजार नहीं कर रहा था। उनकी आरामदेह उपस्थिति की तुलना में अन्य कलाकृति शोधक बस गतिविधि से गुलजार थे। दुकान सहायक अजीब तरह से मुस्कुराया और कहा, आदरणीय आदरणीय अतिथि, कलाकृति शोधन मंडप की विश्वसनीयता केवल छाया चंद्रमा भवन के कलाकृति शोधकों द्वारा गारंटीकृत है। बाहरी किराए के कलाकृति शोधकों के लिए हम उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी की सटीकता की गारंटी नहीं दे सकते हैं। हमारे पास उस तरह का खाली समय नहीं है। जब यह महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला कलाकृति शोधन मंडप में आए तो हमने उन्हें ये भी बताया, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वह उत्पत्ति श्रेणी कलाकृतियों को परिष्कृत कर सकते हैं। अगर आदरणीय अतिथि को इस पर विश्वास नहीं है तो कृपया उन्हें न चुनें। अगर कोई नुकसान होता है तो हम उसका भुगतान नहीं करेंगे। हमारे पास चुनने के लिए कई अन्य कलाकृति शोधक हैं। इस दुकान सहायक की बातों को सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत समझ गए कि यह छाया चंद्रमा भवन द्वारा बाहरी कलाकृति शोधकों को दबाने का एक तरीका होना चाहिए। कलाकृति शोधन मंडप की विश्वसनीयता किराए के कलाकृति शोधकों को गारंटी नहीं दी गई थी, इसलिए जो भी साधक कलाकृति परिष्कृत करने के लिए आता था उसे कुछ आशंकाएं होती थी और वह उन्हें नहीं चुनता था। अन्य कलाकृति शोधक। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली और धीरे धीरे सिर हिलाया। अन्य सभी कलाकृति शोधकों का कार्यक्रम व्यस्त था और सबसे तेज वाले को भी लगभग दर्जन भर दिन लगेंगे। क्या आदरणीय अतिथि जल्दी में हैं? यदि आप जल्दी में हैं तो आप सामग्री यहाँ छोड़ सकते हैं और काम पूरा होने पर वापस लेने आ सकते हैं, दुकान सहायक ने एक सुझाव दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने जवाब नहीं दिया और इसके बजाय पूछा, क्या किसी ने इस त्रिपाठी ज्वाला नामक व्यक्ति से कुछ परिष्कृत करने के लिए कहा है? हाँ। परिणाम क्या रहा? दुकान सहायक का चेहरा अचानक मरोड़ खा गया क्योंकि उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। बहुत देर बाद उसने अंततः कहा, आदरणीय अतिथि, मेरा सुझाव है कि आप अपने लिए एक कलाकृति परिष्कृत करने के लिए किसी अन्य महान गुरु को ढूंढें। उनका शुल्क भी अधिक उचित है, इस वाले के विपरीत। यहाँ तक कि ये दुकान सहायक भी त्रिपाठी ज्वाला नामक इस कलाकृति शोधक के बारे में बहुत आशावादी नहीं लग रहा था, जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत उलझन में डाल दिया।
उन्हें नहीं पता था कि इस त्रिपाठी ज्वाला का कौशल कितना खराब था। जब वे बात कर रहे थे तभी एक बेहद लंबा और मजबूत आदमी एक कमरे से बाहर निकला, जबकि वह शाप दे रहा था। उसके चेहरे पर एक हत्यारा भाव था और उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा था। वह बहुत शानदार लग रहा था। वह शाप देते हुए कमरे से बाहर निकला, बहुत गुस्से में लग रहा था। किसी ने कलाकृति शोधक को शाप देने की हिम्मत की। त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गए। कलाकृति शोधक और रसायनविद महान स्थिति वाले लोगों का एक दुर्लभ समूह थे। कोई भी साधक जिसे भी ठेस पहुंचाता था, वह कभी भी इन दो समूहों के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि कोई भी साधक क्यों न हो, उन्हें कलाकृतियों और गोलियों की जरूरत थी। उन्हें ठेस पहुंचाना अपनी वापसी का मार्ग काटने के बराबर था। दूसरी ओर हॉल में इंतजार कर रहे साधक इस दृश्य के आदी लग रहे थे, जैसे कि यह पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा था। किसी ने भी उसे मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे रुचि के साथ देखने लगे। एपिसोड 1102। हट्टा कट्टा आदमी शाप देते हुए बाहर निकला और जल्द ही नजरों से ओझल हो गया। हाँ, वह महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला फिर से डांट सुन रहे हैं, हॉल में किसी ने खुशी से हंसते हुए कहा। वह एक संत राजा श्रेणी कलाकृति को भी ठीक से परिष्कृत नहीं कर सकते हैं, फिर भी वह उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक होने का दावा करने की हिम्मत रखते हैं। अगर इस दुनिया की सभी कलाकृति शोधक ऐसे ही हैं, तो हमारी कलाकृतियों की गुणवत्ता की गारंटी कौन दे सकता है? ये सही है। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति अपनी कई दर्जन वर्षों से उपयोग की जा रही कलाकृति को महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला के पास लाया और उसे परिष्कृत करने के लिए कहा। यह मूल रूप से एक उत्कृष्ट संत राजा श्रेणी उच्च स्तर कलाकृति थी, लेकिन परिष्कृत होने के बाद इसका एक स्तर गिर गया और यह एक संत राजा श्रेणी मध्यम स्तर कलाकृति बन गई। उस कलाकृति का मालिक फूट फूट कर रोया, कितना दयनीय! उसमें क्या गलत है? मैंने ये भी सुना है कि किसी ने महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला से तलवार के आकार की कलाकृति परिष्कृत करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इसे केवल एक भारी हंसिया में परिष्कृत किया। हाँ, एक कलाकृति शोधक जो हमारे साधक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, उसे एक योग्य कलाकृति शोधक कैसे माना जा सकता है? मुझे लगता है कि उनका कौशल स्तर काफी सीमित है। कलाकृति शोधन मंडप ऐसे खराब कलाकृति शोधक को कैसे काम पर रख सकता है? इसका कलाकृति शोधन मंडप से कोई लेना देना नहीं है। महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला सिर्फ एक किराए के कलाकृति शोधक हैं। जो भी उनके पास कलाकृति शोधन के लिए जाते हैं, उन्हें कलाकृति शोधन मंडप के कर्मचारियों द्वारा सच्चाई बताई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग धोखा खाते हैं। ये केवल कहा जा सकता है कि वे लोग मूर्ख हैं और एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक के महत्व के लालची हैं। किसी भी मामले में मैं उस व्यक्ति से कलाकृति शोधन के लिए कहने के बजाय कुछ महीने इंतजार करना पसंद करूंगा। अलिप्सिस। सभी प्रकार के शब्द उनके कानों में घुस गए, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अधिक से अधिक अजीब होता गया। कर्मचारी ने भी किनारे पर आह भरी। हाँ, महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला वास्तव में एक बागी है। हमारे कलाकृति शोधन मंडप ने उन्हें कई बार चेतावनी दी है, लेकिन वह अभी भी जिद्दी और पछतावाहीन बने हुए हैं। लगता है कि उन्हें कुछ दिनों में जाना होगा। क्यों? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर मुड़कर देखा। उनके कार्य कलाकृति शोधन मंडप की प्रतिष्ठा को कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। स्वाभाविक रूप से हम उन्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन मैंने देखा कि हटे कट्टे आदमी ने जो बड़ा हथौड़ा कलाकृति अभी बाहर निकाली थी, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। यह उसके शरीर और संत शक्ति गुण के लिए भी उपयुक्त है, तो वह संतुष्ट क्यों नहीं है? दुकान सहायक हंसा। वह योद्धा एक बड़े हथौड़े को परिष्कृत नहीं करना चाहता है, बल्कि एक हथौड़े को परिष्कृत करना चाहता है। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। वह तुरंत समझ गए कि हट्टा कट्टा आदमी इतना उग्र क्यों था। वास्तव में ये वैसा ही था जैसा उन आवाजों ने कहा था। एक शोधक जो एक साधक की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता था, वह एक अच्छा शोधक नहीं था। श्रीमान, क्या आपने अपना चुनाव कर लिया है? वेटर ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और पूछा। मैंने चुन लिया है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और कागज का टुकड़ा वापस सौंप दिया। महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला। दुकान सहायक एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, इससे पहले कि उसने एक अजीब स्वर में पूछा, क्या आप निश्चित हैं? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। मैं जो परिष्कृत करना चाहता हूँ वह कलाकृति नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सरल है। चाहे वो कितना भी खराब क्यों न हो, उन्हें इसे परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि ऐसी बात है, तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। कृपया इस रास्ते से आइए। दुकान सहायक ने अब और उन्हें हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं की और त्रिपाठी जीवप्ती को दूसरी तरफ के कमरे में ले गया। कमरे के सामने रुककर उसने त्रिपाठी जीवप्ती को अकेले अंदर जाने का इशारा किया और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, शुभकामनाएं। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे बिना नहीं रह सके और अंदर चले गए। कमरा बहुत बड़ा था, जो 1000 मीटर के क्षेत्र को कवर करता था। कमरे के अंदर एक विशाल भट्टी थी, जिसके पीछे एक आकृति पालथी मारे बैठी थी। ये तथाकथित महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला होना चाहिए। हटे कट्टे आदमी के अभी के शाप का उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। उनकी आभा शांत थी, एक प्राचीन कुएं की तरह, और केवल उनके सामान्य सांस लेने की आवाज सुनी जा सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती भट्टी के सामने एक गद्दी पर बैठ गए। तुरंत ही महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला की आवाज भट्टी के पीछे से आई, आप क्या परिष्कृत करना चाहते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती हक्का बक्का रह गए और भट्टी के किनारे से त्रिपाठी ज्वाला को देखने के लिए अपने शरीर को झुकाए बिना नहीं रह सके, क्योंकि उन्होंने पाया कि त्रिपाठी ज्वाला नामक ये कलाकृति शोधक वास्तव में एक महिला थी।
इसके अलावा उसकी आवाज़ मीठी और कान को भाने वाली थी, जिससे लोगों को तरोताज़ा महसूस होता था। वह वास्तव में जानना चाहते थे कि ऐसी मीठी आवाज़ वाली महिला कैसी दिखती है। पहली नज़र में त्रिपाठी जीवप्ती बहुत निराश हुए। उन्होंने सिर्फ अंधेरे में उनकी ओर देखती हुई चमकीली आंखों का एक जोड़ा देखा। त्रिपाठी ज्वाला एक विशाल काले लबादे में लिपटी हुई थी, इसलिए वह उसका चेहरा या आकृति नहीं देख सकते थे। हर कोई ऐसा ही है। क्या आप कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए यहाँ आए हैं या लोगों को देखने के लिए? त्रिपाठी ज्वाला ने असंतोष से बड़बड़ाया। त्रिपाठी जीवप्ती शर्मिंदा दिखे और तुरंत समझ गए कि यहाँ आने वाला हर कोई उनकी तरह ही उत्सुक था। शर्मिंदा होकर उन्होंने कहा, क्षमा करें, मैं बस थोड़ा उत्सुक था। मैंने सोचा था कि महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला एक पुरुष है। त्रिपाठी ज्वाला को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने पूछना जारी रखा, आप क्या परिष्कृत करना चाहते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने जवाब दिया, मैं कुछ सरल चीजें परिष्कृत करना चाहता हूँ, कलाकृतियाँ नहीं। मैं आपको देखने के लिए उन्हें बनाकर दिखाता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने पेन और कागज उठाया जो पहले से ही गद्दी के पास तैयार रखे गए थे और जल्दी से कुछ अजीब चीजें बनाई। जब एक साधक परिष्कृत कर रहा होता था तो वे अपनी आवश्यकताएं सामने रखते थे। उनके पास एक कलाकृति कैसी दिखेगी, इसका अपना विचार होता था, इसलिए पेन और कागज निश्चित रूप से तैयार किए जाते थे। जब उन्होंने बनाना समाप्त कर लिया तो त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे सौंप दिया। त्रिपाठी ज्वाला ने इसे लिया और देखा। वह बहुत हैरान लग रही थी और उसने पूछा, क्या आप एक आत्मव्यूह व्यवस्थित करना चाहते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गए। सिर्फ इस चीज के आकार से आप ये देख सकते हैं। त्रिपाठी ज्वाला ने उपहास किया, ये कितना कठिन है। जिन चीजों को आप परिष्कृत करना चाहते हैं उनका आत्मव्यूह व्यवस्थित करने के अलावा कोई अन्य उपयोग नहीं है। अगर मैं इसे नहीं देख सकती तो क्या मैं अंधी नहीं हो जाऊंगी? क्या आप आत्मव्यूहों को समझते हैं? बहुत अच्छे से नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से सिर हिलाया। हालांकि उन्हें यकीन था कि वह एक आत्मव्यूह व्यवस्थित कर सकते हैं, लेकिन वह ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि ये कितना प्रभावी होगा। शायद प्रभाव बहुत सूक्ष्म होगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो आंख बंद करके मत छेड़छाड़ कीजिए। ये पैसे की बर्बादी है। इन चीजों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक अयस्कों और सामग्रियों का मूल्य बहुत अधिक है, त्रिपाठी ज्वाला ने हल्के से कहा। त्रिपाठी जीवप्ती अचानक नाखुश हो गए। एक आत्मव्यूह व्यवस्थित करना मेरा काम है, इन चीजों को परिष्कृत करना आपका काम है, मैं आपको भुगतान करूंगा। वह अंततः समझ गए कि ये त्रिपाठी ज्वाला इतनी अकेली क्यों थी। वह दूसरों के काम में दखल देना पसंद करती थी। ऐसी व्यक्ति को नापसंद किया जाना तय था। त्रिपाठी जीवप्ती के आश्चर्य के लिए इस महिला ने खंडन करने की कोशिश नहीं की। थोड़ी देर के लिए चुप रही, इससे पहले कि अचानक कहा, ये कैसा रहेगा, मैं आपको इन चीजों को परिष्कृत करने में मदद करूंगी और आपके लिए एक बहुत अच्छा आत्मव्यूह भी व्यवस्थित करूंगी। आप मुझे भुगतान कैसे करेंगे? क्या आप एक आत्मव्यूह व्यवस्थित कर सकती हैं? कर सकती हूँ। आप झूठ तो नहीं बोल रही हैं, है ना? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? त्रिपाठी ज्वाला ने घृणा से कहा, इंतजार कीजिए जब तक कि मैं एक आत्मव्यूह व्यवस्थित न कर दूं और आप उससे संतुष्ट हों। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। ये देखकर कि आपकी ताकत ज्यादा नहीं है, आप अमीर भी नहीं होंगे। 100 उच्च स्तर सन स्फटिक कैसा रहेगा? अगर आप इसे निकाल सकते हैं तो मैं अभी आपके साथ चलूंगी। क्या आपके पास सन स्फटिक की कमी है? त्रिपाठी जीवप्ती अचानक सतर्क हो गए। महसूस किया कि यह महिला थोड़ी ज्यादा दयालु थी। वह सिर्फ कुछ सरल चीजें परिष्कृत करने के लिए उनसे पूछने यहाँ आए थे, फिर भी उसने वास्तव में उनके लिए एक आत्मव्यूह व्यवस्थित करने की पेशकश करने की पहल की थी, जो काफी असामान्य था। मैं एक कलाकृति शोधक हूँ, जाहिर है मेरे पास सन स्फटिक की कमी है। उन कलाकृति शोधन सामग्री को खरीदने के लिए बहुत सारे सन स्फटिक की जरूरत होती है। क्या कलाकृति शोधक बहुत अमीर नहीं होते हैं? उनके पास सन स्फटिक की कमी कैसे हो सकती है? त्रिपाठी जीवप्ती भ्रमित थे। दुनिया के सबसे अमीर लोग या तो कलाकृति शोधक या रसायनविद थे। इन दो तरह के लोगों को कभी भी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। कम से कम त्रिपाठी जीवप्ती को कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। रसायन विद्या एक दुर्लभ शिल्प था जिसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता था। मेरी स्थिति को देखिए, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिखती हूँ जिसके पास बहुत सारे सन स्फटिक हैं? अंधेरे में त्रिपाठी ज्वाला ने त्रिपाठी जीवप्ती पर आंखें घुमाई। त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत समझ गए, कोई भी उनके पास कलाकृति शोधन के लिए नहीं आया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ था। उनके दिल में सतर्कता थोड़ी कम हो गई क्योंकि उन्होंने चिंतित होकर पूछा, अगर आप बस ऐसे ही छोड़ देती हैं तो क्या कोई समस्या होगी? कोई समस्या नहीं है, मेरा कलाकृति शोधन मंडप के साथ सिर्फ रोजगार संबंध है, इसलिए मैं किसी भी समय जा सकती हूँ। वे मेरा जाने का इंतजार नहीं कर सकते ताकि मैं उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद न करूं। तुच्छ लोगों का एक झुंड। कुछ देर सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर आप एक ऐसा आत्मव्यूह व्यवस्थित कर सकती है जो मुझे संतुष्ट करता है तो मैं आपको 100 उच्च स्तर सन स्फटिक का भुगतान करूंगा। तो चलिए, त्रिपाठी ज्वाला ने कहा, अपने सामने की विशाल भट्टी को अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में रखा और धीरे धीरे खड़ी हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि वह अभी भी उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि इस महिला की आकृति छोटी थी। उसका सिर केवल उनके कंधों तक पहुंचता था, लेकिन उसके पास शानदार जुड़वा चोटियों की एक जोड़ी थी, ऊंची और हिलती हुई, जो बहुत आकर्षक थी।
अति सुंदर और पूर्ण। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को उसकी ओर कुछ और बार घूरने से नहीं रोक सके। कमरे से बाहर निकलते हुए त्रिपाठी ज्वाला ने त्रिपाठी जीवप्ती को बाहर इंतजार करने के लिए कहा, जबकि वह अकेले कलाकृति शोधन मंडप के एक कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वह अपने चेहरे पर एक आरामदायक भाव के साथ बाहर निकली और त्रिपाठी जीवप्ती को रास्ता दिखाने का इशारा किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने कोई बकवास नहीं की और अपनी तारा शटल पर उड़ान भरी। त्रिपाठी ज्वाला उनके ठीक पीछे थी। दोनों के जाने के बाद कलाकृति शोधन मंडप में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि कई साधकों ने जश्न मनाया कि महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला अंततः चली गई हैं और अब दूसरों के लिए परेशानी पैदा नहीं करेगी। यहाँ तक कि दुकान सहायक जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को प्राप्त किया था, उसने भी राहत की सांस ली, क्योंकि वह कलाकृति शोधन मंडप के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और त्रिपाठी ज्वाला को हाथ हिलाकर अलविदा कह रहा था, जैसे कि अलविदा कह रहा हो और चाहता हो कि वह जितनी दूर हो सके उतनी दूर चली जाए। अजगर गुफा पर्वत के रास्ते में त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी ज्वाला साथ साथ उड़ान भर रहे थे, लेकिन अजीब तरह से त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि इस महिला की आंखें जानबूझकर या अनजाने में उन्हें घूर रही थीं। उनकी सुंदर आंखों में उत्सुकता का भाव चमक रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले तो परवाह नहीं की, लेकिन जब वह उन्हें इस तरह घूरने लगी तो त्रिपाठी जीवप्ती को थोड़ा असहज महसूस हुआ और उन्होंने पूछे बिना नहीं रह सके, आप मुझे क्यों देख रही हैं? त्रिपाठी ज्वाला ने अपनी आंखें उठाई और अपने होठों को घुमाया। आपको कौन देख रहा है? तो आप मुझे क्यों घूर रही हैं? मैं आपके पैरों के नीचे की तारा शटल को देख रही हूँ। त्रिपाठी ज्वाला ने कराहते हुए कहा, एक संत राजा श्रेणी उच्च स्तर तारा शटल बुरा नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे परिष्कृत करूं? मैं गारंटी देती हूं कि मैं इसके प्रदर्शन को 10% और सुधार सकती हूं, बशर्ते आप पर्याप्त सामग्री ढूंढ सके। आपको मुझे एक निश्चित मात्रा में पारिश्रमिक भी देना होगा। त्रिपाठी जीवप्ती लगभग अपनी तारा शटल से गिर गए, लेकिन खुद को शांत करने के बाद उन्होंने संदेह में उसे घूरकर पूछा, आप वास्तव में एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक नहीं है ना? एक कलाकृति को परिष्कृत करना और उसे उन्नत करना दो पूरी तरह से अलग कार्य थे। पूर्व बहुत अधिक कठिन था। एक व्यक्ति जो एक संत श्रेणी उच्च स्तर कलाकृति को उन्नत कर सकता था, वह कम से कम एक उत्पत्ति श्रेणी निम्न स्तर कलाकृति शोधक था। चूंकि त्रिपाठी ज्वाला ऐसी बात कहने की हिम्मत रखती थी, इसका मतलब था कि उसमें ऐसा करने की क्षमता थी। बेशक मैं हूँ। जैसे ही उनकी कलाकृति शोधक श्रेणी का उल्लेख किया गया, त्रिपाठी ज्वाला ने अपनी ऊंची छाती फुला ली। उनका सुंदर चेहरा गर्व से भर गया। बाहर त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि इस महिला की उपस्थिति उसकी आवाज की तरह ही मीठी थी। वह उस तरह की महिला थी जो मासूम और हानिरहित दिखती थी, जिससे दूसरों को आसानी से उसका अच्छा प्रभाव मिलता था। एपिसोड 1103। सतह पर त्रिपाठी ज्वाला हानिरहित दिखती थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती उससे परिचित नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भोलेपन में उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। चूंकि आप एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक हैं, तो आप इतनी दयनीय क्यों हैं? क्योंकि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। त्रिपाठी ज्वाला ने शिकायत करते हुए अपने लाल होंठ फुलाए। कोई भी मुझसे एक उच्च श्रेणी की कलाकृति परिष्कृत करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं करता है। जो लोग मुझसे परिष्कृत करने के लिए कहते हैं वे सब कूड़ेदान हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे बहुत कम मुआवजा मिलता है। जब मैं अभी कलाकृति शोधन मंडप के हॉल में था, तो मैंने किसी को ये कहते सुना कि आपने एक संत राजा श्रेणी उच्च स्तर कलाकृति को संत राजा श्रेणी मध्यम स्तर कलाकृति में बदला है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे एक अजीब नजर से देखा। त्रिपाठी जीवप्ती के आश्चर्य के लिए त्रिपाठी ज्वाला ने वास्तव में सिर हिलाया और स्वीकार किया, उस आदमी की साधना केवल तृतीय कोटि संत है, इसलिए भले ही उसके पास एक संत राजा श्रेणी उच्च स्तर कलाकृति हो, वह उसकी पूरी शक्ति प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। एक संत राजा श्रेणी मध्यम स्तर कलाकृति उसकी निचली रेखा है। मैंने उस कलाकृति का ग्रेड कम कर दिया, लेकिन जब वह लड़ता है तो उसकी युद्ध प्रभावशीलता बढ़ जाएगी। जब उसकी साधना में सुधार होगा तो वह मेरे पास आ सकता है और उस कलाकृति का ग्रेड बढ़ा सकता है। मैंने ये भी सुना कि आपने एक लंबी तलवार को हंसिया में परिष्कृत किया। वह क्या जानता है? जिस गुप्त तकनीक की वह साधना करता है, मार्शल कौशल और यहाँ तक कि उसके संत शक्ति गुण भी सभी महान हाथापाई श्रेणी के हैं। लंबी तलवार बहुत अलौकिक है, जिससे वह अपने फायदों को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाता है। एक हंसिया का उपयोग करना सही रास्ता है। एक बार जब वह इसे थोड़ी देर के लिए उपयोग करेगा तो वह मेरे अच्छे इरादों को समझेगा और मेरा आभारी होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने आह भरी, यह नहीं जानते हुए कि इस महिला की बातों पर विश्वास करे या नहीं। अगर उसने जो कहा वह सच था, तो वह वास्तव में एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक थी, एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा। आखिरकार वह इतनी छोटी थी। ये भी इसलिए था क्योंकि वह इतनी छोटी दिखती थी, त्रिपाठी जीवप्ती से भी छोटी, कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि वह एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक थी। ये सच था या गलत, त्रिपाठी जीवप्ती इसका पता नहीं लगा सके। त्रिपाठी ज्वाला, आप ऐसा नहीं कर सकती। एक कलाकृति शोधक के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात साधक की अपनी जरूरतों को पूरा करना है, न कि अपने विचारों के अनुसार एक कलाकृति परिष्कृत करना। आप दूसरों की तरह नहीं हैं। आप कैसे जान सकती हैं कि दूसरे सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं? आपके लिए इस तरह के निर्णय लेना समस्याओं का कारण बनना आसान है। त्रिपाठी ज्वाला और भी ज्यादा व्यथित दिखी और बड़बड़ाई, लेकिन मैं उन लोगों को अच्छी सामग्री बर्बाद करते हुए नहीं देख सकती। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और अब और कुछ नहीं कहा।
थोड़ी देर बाद दोनों अजगर गुफा पर्वत के सामने पहुंचे और उतर गए। त्रिपाठी जीवप्ती को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मनोहर लाल जी लोगों के एक समूह को गुफा के प्रवेश द्वार में और बाहर ले जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ले जा रहा हो। त्रिपाठी जीवप्ती को आते देख मनोहर लाल जी एक बड़ी मुस्कान के साथ दौड़ता हुआ आया और स्नेह से त्रिपाठी जीवप्ती के कंधे पर थपथपाया। मैंने युवा स्वामिनी पाटिल से सुना कि आप रुकना चाहते हैं। रुकना भी अच्छा है। किसी भी मामले में छायादार तारा पर आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए यदि आप रुकते हैं और युवा स्वामिनी पाटिल के साथ काम करते हैं तो आप भविष्य में अपने पूर्वजों के लिए गौरव ला पाएंगे। युवा स्वामिनी पाटिल ने हमें गुफा को सजाने में आपकी मदद करने के लिए कहा है। हमारे सभी भाई व्यस्त हैं, मनोहर लाल जी ने साधकों की ओर इशारा करते हुए कहा जो गुफा में प्रवेश कर रहे थे और बाहर निकल रहे थे। ये लोग सभी तारापोत से साधक थे। एक अंतरिक्ष अंगूठी निकालते हुए मनोहर लाल जी ने इसे त्रिपाठी जीवप्ती को सौंप दिया और कहा, यह वह अंगूठी है जिसे आप पहले पहनते थे। इसके अंदर हमारे भाइयों की ओर से सराहना का एक छोटा टोकन है। चूंकि सभी ने योगदान दिया है, हम भविष्य में सब परिवार होंगे। ज्यादा चीजें नहीं हैं, इसलिए बुरा मत मानना। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे लिया और अपनी दिव्य चेतना से जांच की, पाया कि अंदर कुछ निम्न स्तर स्फटिक और आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चिकित्सा गोलियों की कुछ बोतलें थीं। यहाँ वास्तव में ज्यादा चीजें नहीं थीं, यहाँ तक कि उसे जो लूटा गया था उसके समान स्तर पर भी नहीं, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर भी इसे गंभीरता से स्वीकार किया और धन्यवाद में सिर हिलाया। यह इस क्षण तक नहीं था कि मनोहर लाल जी ने त्रिपाठी ज्वाला के अस्तित्व को नोटिस किया और त्रिपाठी ज्वाला को सीधे घूरते हुए स्पष्ट रूप से मुस्कुराते हुए चिल्लाया, छोटे बच्चे, तुम वास्तव में अद्भुत हो। इतने कम समय में बाहर से एक महिला को वापस ले आए। तुमने उसे कहाँ पाया? बुरा नहीं है, बड़े भाई को बताओ, मैं भी उसे ढूंढने जाऊंगा। त्रिपाठी ज्वाला का चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने मनोहर लाल जी को भयंकर रूप से घूरा। मनोहर लाल जी अजीब तरह से मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाया, यह महान गुरु त्रिपाठी ज्वाला है। महान गुरु? मनोहर लाल जी हक्का बक्का रह गए। कौन महान गुरु? मैंने उन्हें कलाकृति शोधन मंडप से आमंत्रित किया है। वह कलाकृति शोधन में निपुण है और मेरे लिए एक आत्मव्यूह व्यवस्थित करने में मदद करने आए हैं। कलाकृति शोधक? मनोहर लाल जी ने तुरंत अपनी फुर्तीली मुस्कान दूर कर दी और उसका रवैया बहुत अधिक गंभीर हो गया। त्रिपाठी ज्वाला को ऊपर से नीचे तक देखा इससे पहले कि उसने अपने हाथों को जोड़कर कहा, इस मनोहर लाल जी ने अभद्रता की है, कृपया नाराज न हो। हालांकि मनोहर लाल जी गंभीर या विश्वसनीय नहीं दिखते थे, लेकिन वह ये भी जानता था कि कलाकृति शोधकों का एक महान दर्जा होता था। हालांकि त्रिपाठी ज्वाला बहुत बुरी नहीं दिखती थी, लेकिन उसने उसके साथ लापरवाही से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता था कि यह महिला भविष्य में एक उत्कृष्ट कलाकृति शोधक नहीं बनेगी। अगर चीजें ठीक नहीं रही तो उसे भविष्य में उससे मदद मांगनी पड़ सकती है। त्रिपाठी ज्वाला का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया क्योंकि उसने धीरे से सिर हिलाया। मनोहर लाल जी ने फिर कहा, चूंकि कुमारी एक कलाकृति शोधक है, क्या आप मेरे लिए एक कलाकृति परिष्कृत करने में मदद कर सकती हैं? जरूर। त्रिपाठी ज्वाला की सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि उसने तुरंत सहमति व्यक्त की। कौन सा ग्रेड? आप मुझसे किस तरह की कलाकृति परिष्कृत करवाना चाहते हैं? मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। मैं अंदर जाकर एक नजर डालूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती मनोहर लाल जी के आशावान रूप को सहन नहीं कर सके और जल्दी से गुफा में प्रवेश करने का बहाना ढूंढा। गुफा के अंदर कई साधक अंदर और बाहर जा रहे थे, व्यस्त थे। तारापोत पर पिछले कुछ महीनों के दौरान त्रिपाठी जीवप्ती इन लोगों के समूह के साथ काफी अच्छी तरह से मिल गए थे। उनमें से कुछ उससे परिचित थे जबकि अन्य जिन्हें वह नहीं जानते थे वे परिचित थे। पाटिल की युवा स्वामिनी के आदेशों के तहत ये साधक त्रिपाठी जीवप्ती को गुफा को साफ करने में मदद करने आए थे। उनमें से किसी ने भी विरोध के कोई संकेत नहीं दिखाए और इसके बजाय काफी उत्साहित थे। लोग लगातार त्रिपाठी जीवप्ती को बधाई देते थे और त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें एक एक करके धन्यवाद दिया। गुफा के चारों ओर घूमने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपने दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस करने से नहीं रोक सके। गुफा पूरी तरह से बदल गई थी। पत्थर के कमरे में जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने शयनकक्ष के रूप में चुना था, अब बिस्तर, कुर्सियां और बेंच थे। गलियारे को रोशनी के लिए उपयोग किए जाने वाले अजीब पत्थरों से सजाया गया था जिससे अंदर का अंधेरा दूर हो गया था। अन्य स्थानों को भी कमोबेश नवीनीकृत किया गया था जिससे गलियारा अधिक विशाल और रहने योग्य हो गया था। ये स्पष्ट था कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की थी। उनमें से कुछ ने तो मुस्कुराते हुए त्रिपाठी जीवप्ती के कंधे पर भी थपथपाया, ये बताते हुए कि अगर भविष्य में उन्हें कभी कोई गलत काम किया गया या धमकाया गया तो वह है कि परिवार के मकान में उन्हें ढूंढने आ सकते हैं और वे त्रिपाठी जीवप्ती का साथ देंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। गुफा के चारों ओर थोड़ी देर घूमने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती आंतरिक परिवर्तन से बहुत संतुष्ट हुए और बाहर चले गए। मनोहर लाल जी वहां खड़े थे, अपने सांसों के नीचे कुछ बड़बड़ा रहे थे जबकि त्रिपाठी ज्वाला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह महिला कहाँ है? त्रिपाठी जीवप्ती पास गए और पूछा। ओह, उसने कहा कि वह आसपास के इलाके का पता लगाने जा रही है और जल्द ही वापस आ जाएगी, मनोहर लाल जी ने लापरवाही से जवाब दिया। मनोहर लाल जी ने लापरवाही से सिर हिलाया इससे पहले कि उनका भाव अचानक कड़वा हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती, मैंने उसे सिर्फ एक आत्मश्रेणी कलाकृति परिष्कृत करने के लिए कहा
और मैंने सभी आवश्यक सामग्री भी ढूंढ दी, तो उसने मुझसे 50 निम्न स्तर स्फटिक क्यों शुल्क लिया? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? आप जो भुगतान करते हैं वह आपको मिलता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके कंधे पर थपथपाया और ईमानदारी से कहा, मान लो तुम खुद मेरे पास आए थे, अब पछताने में बहुत देर हो चुकी है। मनोहर लाल जी नाराज हो गए। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं मेरे लिए इसे परिष्कृत करने के लिए दिव्य भाग्य शहर की कलाकृति शोधन मंडप में किसी को ढूंढने जाता। मैंने सिर्फ आधे इनाम के लिए कहा, कितनी बर्बादी। भूल जाओ, उस छोटी लड़की का खराब रूप देखकर मैं बस उस पर दया करूंगा और उसके व्यवसाय की देखभाल करूंगा। मुझे बस उम्मीद है कि वह मेरी कलाकृति को बर्बाद नहीं करेगी। वह इसे बर्बाद नहीं करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या परिष्कृत करेगी। वैसे आप एक आत्मश्रेणी कलाकृति क्यों चाहते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती को समझ नहीं आया। मनोहर लाल जी प्रथम कोटि संत राजा कोटि साधक थे, इसलिए उन्हें आत्मश्रेणी कलाकृतियों का कोई उपयोग नहीं था। केवल जीवन शक्ति या अमर आरोहण सीमा के साधक ही उनका उपयोग कर सकते थे। मैं इसे एक छोटे बच्चे को दूंगा। मनोहर लाल जी मुस्कुराया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद त्रिपाठी ज्वाला लौट आई। बिना कुछ कहे उसने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक पेन और कागज निकाला और उस पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। समय समय पर माथे पर शिकन डालती थी क्योंकि वह चिंतन में डूब जाती थी। त्रिपाठी जीवप्ती और मनोहर लाल जी किनारे पर खड़े थे, उन्हें परेशान करने की जहमत नहीं उठाई। चाय का एक प्याला पीने में जितना समय लगता, उसके बाद त्रिपाठी ज्वाला ने अपने हाथ में कागज देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। इसे त्रिपाठी जीवप्ती को सौंप दिया और कहा, इस पर दिए गए निशानों का पालन करें और आसपास के इलाके को थोड़ा संशोधित करें। चूंकि आप इतने सारे हैं, अगर आप मिलकर काम करते हैं तो इसमें सिर्फ एक दिन लगना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने कागज लिया और मनोहर लाल जी के साथ मिलकर दोनों ने एक नजर डाली। मनोहर लाल जी ने कुछ भी खास नहीं देखा, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गए और तुरंत समझ गए कि त्रिपाठी ज्वाला में वास्तव में कुछ कौशल था। कलाकृति शोधन में उसकी उपलब्धियों की परवाह किए बिना उसके आत्मव्यूह निश्चित रूप से उसके अपने से बहुत बेहतर थे। यदि इलाके को नक्शे पर दिए गए निशानों के अनुसार संशोधित किया जाता तो गठन स्थापित करना बहुत आसान हो जाता। गठन पूरा होने के बाद प्रभाव और भी अधिक उत्कृष्ट होगा। समझ गए? त्रिपाठी जीवप्ती ने कागज को दूर रखा और मनोहर लाल जी की ओर मुड़े। मुझे एक दिन के लिए आपको परेशान करना पड़ेगा। मनोहर लाल जी ने सिर हिलाया। आप बहुत विनम्र हैं। चूंकि युवा स्वामिनी पाटिल ने हमें आपकी मदद करने के लिए कहा है, स्वाभाविक रूप से हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ इंतजार करें, मैं दूसरों को बुलाता हूँ। मनोहर लाल जी के जाने के बाद त्रिपाठी ज्वाला ने कहा, क्या आप इस कागज पर दिए गए निशानों को समझ सकते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती को सिर हिलाते देख उसने सिर हिलाया और कहा, तो आप उन्हें आदेश दें, मैं पहले वह परिष्कृत करूंगी जिसकी मुझे जरूरत है। मुझे सामग्री दीजिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन सभी सामग्रियों को निकाला जो उन्होंने पहले खरीदी थी और उन्हें त्रिपाठी ज्वाला को सौंप दिया। मनोहर लाल जी लोगों के एक समूह को गुफा से बाहर ले गए और त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाया कि वे क्या करने जा रहे हैं। सभी ने व्यक्त किया कि उन्हें इसमें कोई समस्या नहीं है। अजगर गुफा पर्वत अचानक जीवंत हो गया क्योंकि 3 से 5 के कई दर्जन साधक समूहों ने नाले खोदना, पहाड़ियों को समतल करना या अतिरिक्त पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। सावधानीपूर्वक उन संशोधनों को अंजाम दिया जो त्रिपाठी ज्वाला ने बनाए थे। उनमें से कोई भी साधारण लोग नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इलाके को संशोधित करने के कार्य को जल्दी से पूरा करने में सक्षम थे। सभी ने इसे एक दिन से भी कम समय में पूरा कर लिया। जब तक हर कोई गुफा में वापस आया, त्रिपाठी ज्वाला ने पहले ही अंतिम तैयारी पूरी कर ली थी। उसे कुछ अजीब चीजें हाथ में लेकर बाहर भागते हुए देखकर हर कोई भ्रमित था कि वह क्या करना चाहती थी। उसने बस त्रिपाठी जीवप्ती को सिर हिलाया इससे पहले कि वह बाहर उड़ गई। सभी ने सिर्फ उसकी छोटी आकृति को पहाड़ों के बीच में घूमते हुए देखा। समय समय पर एक पहाड़ पर उतरती थी क्योंकि वह खुद को व्यस्त रखती थी। मनोहर लाल जी ने अपना सिर खुजलाया और एक उलझन भरे रूप के साथ पूछा, त्रिपाठी जीवप्ती, आप किस तरह का आत्मव्यूह व्यवस्थित कर रहे हैं? यह इतना महंगा क्यों है? आपको जल्द ही पता चल जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ नहीं कहा और बस मुस्कुराते हुए इंतजार किया। वह अब त्रिपाठी ज्वाला द्वारा व्यवस्थित आत्मव्यूह में पूर्ण आत्मविश्वास से भरा था। जब त्रिपाठी ज्वाला अंतिम पहाड़ पर पहुंची और थोड़ी देर के लिए खुद को व्यस्त रखा, तो सभी ने उसे उड़ते हुए और हवा के बीच में खड़े होते हुए देखा, अपना छोटा हाथ हिलाते हुए। सफलता! त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाए और जवाब में अपना हाथ उठाया। त्रिपाठी ज्वाला जल्दी से वापस उड़ गई। एपिसोड 1104। आसपास के क्षेत्र में विश्व ऊर्जा का प्रवाह कुछ सूक्ष्म परिवर्तनों से गुजरा। गुफा के चारों ओर के कई दर्जन किलोमीटर ने धीरे धीरे एक अदृश्य चूषण बल निकाला जिसने आसपास की विश्व ऊर्जा को एकत्र किया। यह मजबूत नहीं था, लेकिन यह निरंतर था। मनोहर लाल जी का भाव बदल गया क्योंकि उसने तुरंत पूछा, आपने एक आत्म एकत्रण व्यूह व्यवस्थित किया? त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अद्भुत! आप संत स्फटिक का उपयोग किए बिना एक आत्म एकत्रण व्यूह व्यवस्थित कर सकते हैं। मनोहर लाल जी चिल्लाया जबकि अन्य साधक भी दूर से वापस उड़ रही त्रिपाठी ज्वाला की ओर प्रशंसा की नजर से देखने लगे।
है कि परिवार के पास भी कुछ गुप्त स्थान थे जो विश्व ऊर्जा से भरपूर थे और विशेष रूप से परिवार के शिष्यों की साधना के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन इन स्थानों की व्यवस्था में है कि परिवार को भारी मात्रा में वित्तीय और मानव संसाधन खर्च करने पड़े थे और इसे बनाए रखने के लिए स्फटिक और अन्य दुर्लभ सामग्रियों की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता थी। हालांकि अजगर गुफा पर्वत पर इस आत्मा एकत्रण व्यूह की व्यवस्था कुछ ऐसी थी जिसमें मनोहर लाल जी और अन्य सभी ने भाग लिया था, फिर भी त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी ज्वाला ने ज्यादा सामग्री का उपयोग नहीं किया था, न ही उन्होंने कोई स्फटिक देखा था, जो कुछ हद तक अविश्वसनीय था। यहाँ का इलाका काफी अच्छा है, अगर ऐसा नहीं होता तो इसे व्यवस्थित करना संभव नहीं होता, त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से समझाया। इसके अलावा इसके प्रभाव को समय के साथ परखा जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में नहीं जानते थे कि इस नए व्यवस्थित आत्मव्यूह का क्या प्रभाव होगा। शायद ये बस गुजरने योग्य होगा, लेकिन चूंकि यह उनके बसने के लिए सिर्फ एक जगह थी, उन्होंने इसमें ज्यादा प्रयास नहीं किया था, इसलिए अगर प्रभाव अच्छा नहीं भी होता तो भी वह निराश नहीं होते। समय, जब तक पर्याप्त समय है, ये जगह 1000 किलोमीटर के भीतर सबसे समृद्ध विश्व ऊर्जा वाली जगह बन जाएगी, और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा विश्व ऊर्जा केवल और समृद्ध होती जाएगी। त्रिपाठी ज्वाला, जो वापस उड़ गई थी, अपनी उत्कृष्ट कृति में आत्मविश्वास से भरी थी। आपके साधक यहाँ वास्तव में अच्छी दृष्टि नहीं रखते हैं। ये पहाड़ एक बहुत शक्तिशाली लेटता अजगर भूमि है, फिर भी आपको इसका उपयोग करना नहीं आता था। लेटता अजगर भूमि, त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे संदेह से देखा। यह एक विशेष इलाके का नाम है। त्रिपाठी ज्वाला ने लापरवाही से जवाब दिया, भले ही मैं आपको समझाऊं, आप नहीं समझेंगे। आपको बस इतना जानने की जरूरत है कि यह जगह एक आत्मा एकत्रण व्यूह व्यवस्थित करने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसे अजगर गुफा पर्वत कहते हैं, है ना? मनोहर लाल जी ने सिर हिलाया। एन नाम बिना किसी कारण के नहीं है, बस इतना है कि मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो जानता हो कि मेरे लिए क्या अच्छा है। त्रिपाठी ज्वाला ने गर्व से अपना छोटा चेहरा ऊपर उठाया, जैसे कि वह दुनिया में अकेली थी जो जानती थी कि उसके लिए क्या अच्छा है। त्रिपाठी जीवप्ती और मनोहर लाल जी ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, क्या आप युवा स्वामिनी पाटिल को इस जगह के बारे में बताना चाहते हैं? उसने कहा कि उसने ये पहाड़ मुझे दिया है, अगर वह अब इसे वापस लेना चाहती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती, मनोहर लाल जी मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवप्ती, आप बिना किसी चिंता के यहाँ रह सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस मकान में आए और हमें ढूंढें। अगर भविष्य में यहाँ की आत्मशक्ति वास्तव में समृद्ध होती है तो मैं भी यहाँ रहना चाहता हूँ। उस समय बस मुझे दूर मत भगाना। मनोहर लाल जी और साधकों का समूह तब है कि परिवार में लौट आया। अब जब आत्मव्यूह पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया था, त्रिपाठी ज्वाला का काम भी समाप्त हो गया था। उनके पिछले समझौते के अनुसार त्रिपाठी जीवप्ती ने 100 उच्च स्तर स्फटिक निकाले और उन्हें आत्मव्यूह व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए एक इनाम के रूप में उसे सौंप दिया। त्रिपाठी ज्वाला ने बिना किसी शिष्टाचार के उन्हें स्वीकार कर लिया और एक एक करके स्फटिक गिनना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, अब उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, मुड़े और गुफा के एकमात्र पत्थर के कमरे में चले गए। 7 रंगीन आत्मा एकत्रण झंडे निकाले और उन्हें पास में एक निश्चित पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित किया। ये 7 रंगीन आत्मा एकत्रण झंडे वे कलाकृतियां थीं जिन्हें त्रिपाठी जीवप्ती ने वर्षा तारा पर हेंगलो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की शाखा से मध्यम आयु वर्ग की महिला से प्राप्त किया था। वे विशेष रूप से अपनी साधना में सहायता करने के लिए उपयोग किए जाते थे और आश्चर्यजनक रूप से अच्छे प्रभाव डालते थे। त्रिपाठी जीवप्ती त्रिपाठी ज्वाला के आत्मा एकत्रण व्यूह के बारे में ज्यादा परवाह क्यों नहीं करते थे? इसका कारण ये 7 रंगीन आत्मा एकत्रण झंडे थे। अगर आत्मा एकत्रण व्यूह का ज्यादा प्रभाव नहीं होता तो वह अभी भी इन कलाकृतियों का उपयोग विश्व ऊर्जा एकत्र करने के लिए कर सकता था, लेकिन अगर आत्मा एकत्रण व्यूह प्रभावी होता तो यह और भी बेहतर होता। एक ही समय में दोनों तरीकों का उपयोग करके जिस गति से त्रिपाठी जीवप्ती विश्व ऊर्जा एकत्र कर सकते थे वह बहुत तेज होगी। जैसे ही उन्होंने 7 अलग अलग रंग के झंडों को व्यवस्थित करना समाप्त किया, त्रिपाठी ज्वाला चुपचाप दिखाई दी। उसके बड़े लिबादे ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया क्योंकि वह नीचे बैठ गई और सीधे एक झंडे को घूरने लगी। उसकी सुंदर आंखों में एक अजीब रोशनी चमक रही थी जिसे देखना कुछ डरावना था। आप अभी तक क्यों नहीं गई? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। मुझे अभी भी मनोहर लाल जी के लिए एक आत्मश्रेणी कलाकृति परिष्कृत करने की जरूरत है, हमने पहले उस पर सहमति व्यक्त की थी। त्रिपाठी ज्वाला ने जल्दी से जवाब दिया, इससे पहले कि उसने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर एक उग्र नजर घुमाए और उत्सुकता से पूछा, एक उत्पत्ति श्रेणी निम्न स्तर कलाकृति? आपको ये कहाँ से मिली? आप सिर्फ एक तृतीय कोटि संत हैं, आपके पास इतनी उच्च श्रेणी की कलाकृति कैसे हो सकती है? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली, किसी ने मुझे यह उपहार में दी थी। क्या आप इसे परिष्कृत करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं इन 7 झंडों को परिष्कृत करने में आपकी मदद करूं? आया, उनमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, अगर मैं उन्हें परिष्कृत करूं तो मैं उनकी प्रभावशीलता को कम से कम 15% बढ़ा सकती हूं। उसकी आंखें और भी अधिक उग्र हो गई, यहाँ तक कि पागलपन का एक संकेत भी था। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें अंततः एहसास हुआ कि जब यह महिला एक उच्च श्रेणी की कलाकृति देखती थी तो ऐसा लगता था जैसे वह पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति बन गई हो। कोई भी कलाकृति क्यों न हो, उसकी आंखों में इसे परिष्कृत और सुधारा जा सकता था,
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सच था या नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती को उसकी क्षमताओं का पता नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कोई जोखिम नहीं लेंगे। ये 7 रंगीन आत्मा एकत्रण झंडे उनकी भविष्य की साधना के लिए सबसे बड़ी मदद थे। वह उसे लापरवाही से परिष्कृत करने की अनुमति कैसे दे सकते थे। जल्दी से सिर हिलाते हुए उन्होंने इनकार कर दिया। त्रिपाठी ज्वाला निराशा का एक भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। उसका छोटा मुंह सिकुड़ गया क्योंकि उसने असंतोष से बड़बड़ाया, आप में से कोई भी मेरी क्षमता पर विश्वास नहीं करता। अगर आप में से कोई भी कोशिश करने को तैयार नहीं है तो आप कैसे जान सकते हैं कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। उसने एक दयनीय लहजे में बात की। उसकी गर्मजोशी व्यर्थ चली गई। जैसे ही उसने बात की, उसने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उम्मीद कर रही थी कि वह अपना मन बदल लेंगे। क्या आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक पूछा। एन त्रिपाठी ज्वाला एक पल के लिए जम गई, इससे पहले कि उसने मासूमियत से विषय बदल दिया। अगर आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो आप यहाँ रहने के लिए एक जगह ढूंढ सकती हैं। किसी भी मामले में मैं अभी यहाँ अकेला हूँ। मैं यहाँ रह सकती हूँ। त्रिपाठी ज्वाला सुखद आश्चर्यचकित थी। मैं ये पहले कह दूंगा, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मुझे परेशान मत करना। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया। त्रिपाठी ज्वाला तुरंत दौड़ पड़ी और एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने गुफा में कहीं से एक परिचित आभा महसूस की। यह यान गुण ऊर्जा का उतार चढ़ाव था। क्या ये महिला एक यान गुण गुप्त तकनीक की साधना करती है? त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में आश्चर्य का भाव चमक उठा, लेकिन उन्हें वास्तव में नहीं पता था कि उसके जैसी एक कलाकृति शोधक एक यान गुण गुप्त तकनीक की साधना करती थी। अजीब बात यह थी कि वह इतनी दयनीय क्यों थी। कोई भी कलाकृति शोधक या रसायनविद क्यों न हो, जब तक वे एक सभ्य शक्ति में शामिल होते थे, उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जाती थी, उनका उच्च दर्जा होता था और उनका उज्ज्वल भविष्य होता था। लेकिन यह महिला स्पष्ट रूप से अत्यंत गरीब थी। वह 50 निम्न स्तर संत स्फटिक के इनाम के लिए मनोहर लाल जी की आत्मश्रेणी कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए भी सहमत हो गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती को किसी और दिन उससे पूछना होगा कि क्या उसने किसी तरह का वर्जित काम किया था और उसे किसी महान शक्ति द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। अगर ऐसा होता तो उसे समायोजित करना परेशानी भरा होता, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उससे सभी संपर्क तोड़ना होगा। अपनी दिव्य चेतना को जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्द ही पता लगाया कि त्रिपाठी ज्वाला गुफा में कहीं थी। गुफा की दीवारों को पिघलाने के लिए अपनी खुद की शक्ति का उपयोग कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक पत्थर का कमरा बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे अनदेखा करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी खुद की आपूर्ति का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। देवतपन दिव्य कुंड में प्रवेश करने और रक्त लाल स्फटिक में लिपटे होने के बाद से त्रिपाठी जीवप्ती के पास अब तक अपने लाभों की जांच करने का समय नहीं था। अपनी आस्तीन से कई अंतरिक्ष अंगूठियां निकालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कुल 3 पाए, एक मृतक गुइचे की, लुओ याओ की और गानजी की। गुइचे की अंतरिक्ष अंगूठी के अंदर एक मेघगुण पक्षी काष्ठ था। ये दशम कोटि राक्षस पशु मेघ लुवान के सार, शक्ति और आत्मा के मरने के बाद का क्रिस्टलीकरण था। इसका तना बिजली में लिपटा हुआ था और असाधारण गुणवत्ता का था। अगर इसका उपयोग एक कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए किया जाता तो ये निश्चित रूप से एक शक्तिशाली मेघगुण कलाकृति का उत्पादन करेगा। मेघगुण ऊर्जा से भरी कई दर्जन स्फटिक स्पष्ट पत्तियां भी खजाने थी। त्रिपाठी जीवप्ती बहुत खुश थे और इस पक्षी काष्ठ को राक्षस रहस्यमय ग्रंथ में संग्रहित किया। इसके बाद उन्होंने गुइचे की अंतरिक्ष अंगूठी से एक बैंगनी कठोर खोल निकाला। यह नवम कोटि राक्षस पशु लाल पूंछ वाले बैंगनी कवचधारी बिच्छू का कठोर खोल था। इसका उपयोग एक रक्षात्मक कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे राक्षस रहस्यमय ग्रंथ में संग्रहित करना जारी रखा ताकि वह राक्षस जाति का राक्षस रहस्यमय ग्रंथ बन सके। एक एक करके एक वस्तु निकालते हुए, उन्हें एक एक करके एकत्र करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सके। उस साहसिक कार्य की फसल मूल रूप से उन्हें अकेले ही प्राप्त हुई थी। जीपेन को सौंपे गए लाल पूंछ वाले बैंगनी कवचधारी बिच्छू के पंजे के अलावा लाल पूंछ वाले बैंगनी कवचधारी बिच्छू की पूंछ, विभिन्न राक्षस मूल और विभिन्न अन्य राक्षस पशु सामग्री अब सभी त्रिपाठी जीवप्ती के बैग में थी। इसके अलावा उन तीनों ने रास्ते में अनगिनत जड़ी बूटियां एकत्र की थीं। वे बहुत अमीर नहीं थे, इसलिए कुछ कलाकृतियां जो उन्होंने मूल रूप से अपनी अंतरिक्ष अंगूठियों में रखी थीं, वे बहुत उच्च श्रेणी की नहीं थीं, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी परवाह नहीं की और बस उन्हें राक्षस रहस्यमय ग्रंथ में फेंक दिया। फसल महान थी, लेकिन ये चीजें फिलहाल उपयोगी नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक एहसास हुआ कि अगर त्रिपाठी ज्वाला वास्तव में एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक थी तो उन्हें वास्तव में उससे कुछ पूछना था। कम से कम लाल पूंछ वाले बैंगनी कवचधारी बिच्छू के कठोर खोल का उपयोग उससे एक रक्षात्मक कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, जो त्रिपाठी जीवप्ती चाहते थे। हालांकि उसकी क्षमता की सीमा को अभी भी परखे जाने की जरूरत थी। एक दिन बाद मनोहर लाल जी फिर से आए और आत्मश्रेणी कलाकृति ली जिसे उन्होंने त्रिपाठी ज्वाला से परिष्कृत करने के लिए कहा था, इससे पहले कि वह खुशी से चला गया। अगले कुछ दिनों में पाटिल की युवा स्वामिनी के अधीनस्थ लोग 3 या 5 के समूहों में यहाँ आए। वे सामग्री लाए थे जिसे उन्होंने एकत्र किया था या वे कलाकृतियां जिन्हें वे त्रिपाठी ज्वाला से परिष्कृत करवाना चाहते थे। हर कोई उत्सुक था और हर किसी के अनुरोध पूरी तरह से पूरे हुए।
त्रिपाठी ज्वाला को एक ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसने अब साधक द्वारा उपयोग की जाने वाली कलाकृतियों के आकार या ग्रेड को मनमाने ढंग से नहीं बदला, इसके बजाय उनके व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार उन्हें सख्ती से परिष्कृत किया। एक समय के लिए प्रशंसा की बाढ़ आ गई है कि परिवार में लगभग हर कोई जानता था कि अजगर गुफा पर्वत पर एक गुफा में एक कलाकृति शोधक रहता था। हालांकि उसने जो पारिश्रमिक शुल्क लिया था वह थोड़ा अधिक था, लेकिन उसका कौशल काफी अच्छा था। उसके द्वारा परिष्कृत की गई कलाकृतियां सभी उत्कृष्ट थीं और उसके द्वारा परिष्कृत की गई कलाकृतियां शक्ति में कम से कम 20 से 30% तक बढ़ सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने परवाह नहीं की, क्योंकि वह गुफा में अपेक्षाकृत अंतरतम स्थिति में रहते थे, इसलिए जो लोग त्रिपाठी ज्वाला से मदद मांगने आते थे वे उन्हें परेशान नहीं कर सकते थे। केवल एक चीज जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को नाराज महसूस कराया वह ये था कि यह महिला हर दिन यहाँ आने का अवसर ढूंढ लेती थी, साथ रंगीन आत्मा एकत्रण झंडों को उत्सुकता से घूरने लगती थी और पूछती थी कि क्या वह उन्हें परिष्कृत करना चाहती है। हालांकि हर बार उसे नकारात्मक जवाब मिलता था, वह काफी खुश लगती थी, जैसे कि उसे लगता था कि उसकी ईमानदारी एक दिन त्रिपाठी जीवप्ती को प्रेरित करेगी। एपिसोड 1105। त्रिपाठी ज्वाला एक बहुत ही अजीब महिला थी। उच्च श्रेणी की कलाकृतियों में रुचि होने के अलावा उसकी सबसे बड़ी रुचि संस्फटिक में थी। हर बार जब त्रिपाठी जीवप्ती बाहर आते थे और उसके पत्थर के कमरे से गुजरते थे तो वह उसे अपने संस्फटिक को एक एक करके गिनते हुए देखते थे, बिना किसी झुंझलाहट के। निम्न स्तर संस्फटिक पर लगे दागों को वह साफ कर देती थी, जिससे एक चमकदार चमक पीछे रह जाती थी जो उसे बहुत संतुष्टि देती थी। हर बार ऐसा होने पर त्रिपाठी ज्वाला का चेहरा एक पागल मुस्कान से भर जाता था, और जब वह त्रिपाठी जीवप्ती को अजीब तरह से घूरते हुए पाती थी तो वह जल्दी से संस्फटिक को दूर रख देती थी, जैसे कि उसे डर था कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें छीन लेंगे। यह महिला पागल हो गई है, त्रिपाठी जीवप्ती ने निष्कर्ष निकाला। जैसे जैसे समय बीता, कलाकृति शोधन के लिए त्रिपाठी ज्वाला को ढूंढने के लिए गुफा में कम और कम लोग आने लगे। जो लोग आए थे उनके अनुरोध सभी पूरे हो गए थे और त्रिपाठी ज्वाला का व्यवसाय धीरे धीरे कम होता गया। इस दिन त्रिपाठी जीवप्ती ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक पाटिल की युवा स्वामिनी को बाहर से उन्हें बुलाते हुए सुना। पाटिल की युवा स्वामिनी हाल ही में कुछ काम में व्यस्त थी और बाहर नहीं आई थी, लेकिन उसकी आवाज सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत गुफा से बाहर निकले और उसे बाहर खड़ा देखा, इसलिए उन्होंने जल्दी से मुस्कुराकर उसे बधाई दी। ये जगह कैसी है? पाटिल की युवा स्वामिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छी, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, उसके चेहरे को विचारपूर्वक देखते हुए, और पाया कि वह बहुत खुश नहीं लग रही थी। मैंने मनोहर लाल जी से सुना कि आपने और एक महिला ने यहाँ एक आत्मा एकत्रण व्यूह व्यवस्थित किया है। पाटिल की युवा स्वामिनी ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, अपने चारों ओर की समृद्ध विश्व ऊर्जा को महसूस किया, इससे पहले कि उसने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रभाव काफी अच्छा लगता है। अगर मुझे पता होता कि ये जगह इतनी अच्छी है तो मैं बहुत पहले ही किसी को यहाँ एक आत्मव्यूह व्यवस्थित करने के लिए ढूंढ लेती। मनोहर लाल जी और अन्य लोगों को अभी भी साधना के लिए परिवार में प्रवेश करने के लिए एक निश्चित मात्रा में योगदान अंक या संस्फटिक का भुगतान करना पड़ता है। क्या आपको इसका अफसोस है? त्रिपाठी जीवप्ती ने शांति से उसे देखा। पाटिल की युवा स्वामिनी ने अपनी आंखें घुमाई और चंचल रूप से होंठ फुलाए। क्या मैं इतनी कंजूस व्यक्ति दिखती हूँ? चूंकि मैंने कहा है कि मैं ये पहाड़ आपको दे रही हूँ तो यह आपका है। ये जगह कितनी भी अच्छी क्यों न हो जाए, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ शांति से रह सकते हैं, कोई भी आपकी ओर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती कुछ कहने ही वाले थे कि तभी उन्होंने अचानक माथे पर शिकन डाली और एक निश्चित दिशा की ओर अपना सिर घुमाया। दूर एक नीली रोशनी चमकी, क्योंकि एक तारा शटल पर कोई अजगर गुफा पर्वत के ऊपर आगे पीछे उड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ निरीक्षण कर रहा हो। आपके परिवार से कोई? त्रिपाठी जीवप्ती ने उस आकृति को देखते हुए पूछा। वह मेरे परिवार के प्रबंधकों में से एक है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पाटिल की युवा स्वामिनी ने भी कुछ असंतोष दिखाया। वह इस बार त्रिपाठी ज्वाला नामक उस कलाकृति शोधक को ढूंढने के लिए यहाँ आया है। आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती दंग रह गए। वह एक शस्त्र शोधक है, आपको क्यों लगता है कि हमें उसकी जरूरत है? पाटिल की युवा स्वामिनी मुस्कुराए। हमारे जैसे एक छोटे परिवार के लिए एक कलाकृति शोधक की साधना करना आसान नहीं है। अब यहाँ एक भटकने वाला कलाकृति शोधक है। हालांकि वह बहुत बुरी नहीं है, फिर भी वह भर्ती करने लायक है। मैंने परिवार के शिष्यों से सुना कि वह सर्व श्रेणी कलाकृतियों को परिष्कृत और उन्नत कर सकती है। इस दौरान पाटिल की युवा स्वामिनी को ढूंढने आए साधक की ताकत बहुत अधिक नहीं थी। सबसे शक्तिशाली मनोहर लाल जी था। जिन कलाकृतियों को परिष्कृत और उन्नत करने का उन्होंने अनुरोध किया था उनका ग्रेड स्वाभाविक रूप से बहुत अपमानजनक नहीं था। इसलिए है कि परिवार हमेशा मानता था कि त्रिपाठी ज्वाला एक संत श्रेणी कलाकृति शोधक थी। अब जब पास में एक अकेली कलाकृति शोधक थी तो इस कलाकृति शोधक का ग्रेड कुछ भी क्यों न हो, है कि परिवार ने महसूस किया कि उन्हें अपनी ईमानदारी दिखानी चाहिए। शायद ये कलाकृति शोधक परिवार के लिए बड़े फायदे लाएगी, इसलिए उन्होंने किसी को भेजा था। उस महिला के साथ आपका क्या संबंध है? मुझे याद है कि आपने कहा था कि आप यहाँ किसी को नहीं जानते हैं, तो आप इतने कम समय में ऐसी सुंदरता को वापस कैसे लाने में कामयाब रहे? पाटिल की युवा स्वामिनी ने त्रिपाठी जीवप्ती को चिढ़ाते हुए देखा, जैसे कि वह निश्चित थी कि उसके और त्रिपाठी ज्वाला के बीच किसी तरह का अकथनीय संबंध था।
मैं उससे परिचित नहीं हूँ, मैंने बस उसे वापस आने और आत्मव्यूह व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए कहा था। उसके बाद उसने जाने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे उसे दूर भगाने में बहुत शर्मिंदगी हुई। एन, अगर आप उसे भर्ती कर सके तो ये सबसे अच्छा होगा। वह मुझे मौत के घाट उतार रही है, त्रिपाठी जीवप्ती ने कड़वाहट से शिकायत की। वह सफल हो सकती है या नहीं, यह उस पर निर्भर है, इसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस आज यहाँ ये देखने आई थी कि आप कैसा कर रहे हैं। पाटिल की युवा स्वामिनी ने अपने होंठ फुलाए और मुस्कुराई, इस मामले में बहुत गहराई तक नहीं गई। एक पल बाद है के परिवार के प्रबंधक रमेश कुमार पाल अचानक गुफा से गुस्से में बाहर निकले और गुस्से में चिल्लाए, एक छोटी लड़की जो दया की सराहना करना नहीं जानती, हम क्या वह वास्तव में सोचती है कि वह इतनी महान है? एक तुच्छ संत श्रेणी कलाकृति शोधक, क्या वह सोचती है कि मेरा है कि परिवार एक की साधना नहीं कर सकता? बेशर्मी से एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक होने का दावा करती है, क्या मजाक है? वह गुस्से में बाहर निकला और पाटिल की युवा स्वामिनी को अलविदा कहे बिना भी उसने अपनी तारा शटल को बुलाया और उड़ गया। पाटिल की युवा स्वामिनी का मुंह थोड़ा खुला रह गया, ऐसा लग रहा था कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी ज्वाला नामक ये कलाकृति शोधक वास्तव में उसके परिवार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगी। जब वह आई थी तो उसने नियुक्ति पत्र भी देखा था और महसूस किया था कि उसके परिवार द्वारा पेश की गई शर्तें बुरी नहीं थीं। हालांकि यह छाया चंद्रमा भवन जैसी महान शक्ति के तुलनीय नहीं था, फिर भी ये एक छोटी शक्ति के लिए काफी अच्छा था। आपके द्वारा लाई गई महिला के मानक बहुत ऊंचे लगते हैं। पाटिल की युवा स्वामिनी ने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। प्रबंधक रमेश कुमार पाल ने कहा कि वह एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक थी। क्या वह केवल 20 की उम्र में नहीं है? मुझे नहीं पता, उसने एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक होने का दावा किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। दिलचस्प। पाटिल की युवा स्वामिनी ने अपने होंठ फुलाए और मुस्कुराए। भूल जाओ, वह एक कलाकृति शोधक है, उसे चुनने का अधिकार है, बस इतना है कि उसके शब्द थोड़े अप्रिय हैं। एन, मुझे अभी भी कुछ काम करना है, मैं आपको बाद में देखने आऊंगी। पाटिल की युवा स्वामिनी को अलविदा कहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि वह गुफा में वापस चले गए और त्रिपाठी ज्वाला के पत्थर के कमरे में पहुंचे। त्रिपाठी ज्वाला ने अपने होंठ फुलाए और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा, कुछ नाखुश होकर कहा, कोई क्यों नहीं मानता कि मैं एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक हूँ? आप लोगों से कैसे उम्मीद करती हैं कि वे आप पर विश्वास करें? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना माथा रगड़ा। मुझे खुद को साबित करने का मौका दीजिए। जब तक वे मेरे लिए कुछ उत्पत्ति श्रेणी सामग्री ढूंढते हैं, मैं वादा करती हूँ कि मैं एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति परिष्कृत कर सकती हूँ। त्रिपाठी ज्वाला चिल्लाई, उसकी भरी हुई छाती ऊपर नीचे हो रही थी, काफी व्यथित दिख रही थी। क्या आप सोचती है कि उत्पत्ति श्रेणी सामग्री सस्ती है? इस तरह की चीज केवल महान ताकतों द्वारा ही प्राप्त की जा सकती थी। है कि परिवार सिर्फ एक छोटा परिवार था, इसलिए अगर उनके पास ऐसी कोई चीज होती भी तो वह अत्यंत दुर्लभ होती। वे त्रिपाठी जीवप्ती की क्षमताओं को सत्यापित करने के लिए इसका उपयोग कैसे कर सकते थे? क्या होगा अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी सामग्री को नष्ट कर दिया? अगर मैंने आपसे कहा कि मैं एक संत राजा श्रेणी उच्च स्तर रसायनविद हूँ, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेगी? त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से उसे देखा। त्रिपाठी ज्वाला की सुंदर आंखें चमकी क्योंकि उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, अपने होंठों को थोड़ा घुमाया। आप। इसके तुरंत बाद वह हंसी में फूट पड़ी, जैसे कि उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुना हो। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें अचानक समझ आया कि त्रिपाठी ज्वाला की बातों पर कोई क्यों विश्वास नहीं करता, ठीक वैसे ही जैसे त्रिपाठी ज्वाला ने उनकी अपनी बातों पर विश्वास नहीं किया। वे दोनों अपनी महान उपाधियों से मेल खाने के लिए बहुत छोटे थे। संत राजा श्रेणी रसायनविद, उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक, उनमें से कौन बूढ़ा नहीं था? ये समझने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती को तुरंत एहसास हुआ कि त्रिपाठी ज्वाला झूठ नहीं बोल रही होगी, न ही वह जानबूझकर अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए एक झूठी उपाधि का उपयोग कर रही थी। उसमें वास्तव में ऐसी क्षमता हो सकती है। मैं आपसे गंभीरता से पूछता हूँ, क्या आप वास्तव में एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे एक जलती हुई नजर से घूरा। मुझे इस उपाधि के बारे में बात करना जारी मत रखिए, ठीक है? चाहे मैं हूं या नहीं, क्या आप मेरे लिए कुछ सामग्री नहीं ढूंढ सकते? क्या आप मुझे अपनी तारा शटल या उन 7 झंडों को परिष्कृत करने देंगी? अगर मैं उन्हें परिष्कृत करने में विफल रहती हूँ, तो आप उनके साथ जो चाहे कर सकते हैं। आप सिर्फ अपनी आकृति के कारण कुछ हद तक आकर्षक हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने घृणा से कहा, अगर मैंने आपको बेच भी दिया तो भी मैं एक विफल शोधन के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाऊंगा। त्रिपाठी ज्वाला ने तुरंत अपने दांतों को पीसा, जिससे वे चरमराहट की आवाज करने लगे। आप इन सामग्रियों से क्या परिष्कृत कर सकती हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और सामग्रियों का एक बड़ा ढेर अचानक त्रिपाठी ज्वाला के सामने दिखाई दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि इस महिला की सच्ची क्षमता का परीक्षण करने का समय आ गया है। त्रिपाठी ज्वाला, जो अपने दांतों को पीस रही थी और नफरत से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रही थी, अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह सामग्री के ढेर पर दौड़ पड़ी, एक सुखद आश्चर्य तरीके से उन्हें एक के बाद एक उठा रही थी। अष्टमकोटि राक्षस पशु, मेघ गर्जन तेंदुए का दांत, प्रचंड नीली ज्वाला गेंडे का सींग, माया बादल तितली के पंख, देवों, यहाँ तक कि एक हीरे वाले अजगर भरिन का शुंडाकार भी है।
हर बार जब उसने एक को उठाया तो वह इन सामग्रियों की उत्पत्ति और नाम को सटीक रूप से बता सकती थी। वह एक पल में पागलपन की स्थिति में प्रवेश कर गई, इन सामग्रियों की अप्रिय गंध को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसने उन्हें खजाने की तरह अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसकी छोटी भुजाएं भरी हुई थीं और वह उन्हें जमीन से उठाती रही। एक के बाद एक उसने उन्हें गिरा दिया, जिससे वह क्या करे ये जानने में असमर्थ हो गई। उठाना और पुकारना, पुकारना और उठाना। त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक पाया कि उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी आंखों के कोनों से बड़े आंसू लुढ़क रहे थे, उसकी गालों से उसकी ठोड़ी तक फिसल रहे थे। आप क्यों रो रही हैं? त्रिपाठी जीवप्ती अचानक अवाक रह गए। उन्होंने पाया कि इस महिला का दिमाग वास्तव में थोड़ा असामान्य था। मैंने इतने लंबे समय में इतनी कीमती सामग्री नहीं देखी है। त्रिपाठी ज्वाला के कंधे कांप गए क्योंकि वह रोते हुए बोली, उन सभी ने सोचा कि मैं झूठ बोल रही थी। जो सामग्री मैं लाई थी वह सब संत श्रेणी और उससे नीचे की थी। कलाकृतियां जो मैं लाई थी वे भी वही थी। मैंने झूठ नहीं बोला। रोए मत, मैं आपको अब खुद को साबित करने का मौका दूंगा। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या परिष्कृत करना चाहती हैं या आप क्या परिष्कृत करना चाहती हैं। ये सभी सामग्री आपके उपयोग के लिए है। वास्तव में त्रिपाठी ज्वाला ने अपना सिर उठाया और लाल आंखों से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और हल्के से कहा, मैं भी जानना चाहता हूं कि आप झूठ बोल रही हैं या नहीं। एपिसोड 1106। त्रिपाठी जीवप्ती को ये कहते हुए सुनकर कि इतनी सारी उच्च श्रेणी की सामग्री उसके नियंत्रण में थी और वह अपनी मर्जी से परिष्कृत कर सकती थी, त्रिपाठी ज्वाला तुरंत उत्साहित हो गई। उसकी आंखों में एक भयानक रोशनी चमक रही थी क्योंकि उसने अपनी आंखों के कोनों को रगड़ा और एक गहरी सांस ली। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मेरे हाथों में सामग्री कभी बर्बाद नहीं होगी। मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा। इतनी सारी सामग्री आपको ये कहाँ से मिली? आपकी ताकत ज्यादा नहीं है। आपके लिए इतने सारे अष्टम कोटि राक्षस पशु को मारना असंभव है, त्रिपाठी ज्वाला ने उत्सुकता से पूछा। मैंने उन्हें उठाया, त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से कहा। ये चीजें सब गुईचे और अन्य लोगों के साथ राक्षस पशु का शिकार करने से प्राप्त हुई थी। वे मूल रूप से कई लोगों की थी, लेकिन उनके मरने के बाद उनकी अंतरिक्ष अंगूठियां सब त्रिपाठी जीवप्ती ने उठा ली थी। आपने उन्हें कहाँ उठाया? मैं भी उन्हें उठाना चाहती हूँ, त्रिपाठी ज्वाला ने एक उत्सुक भाव से त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए कहा। त्रिपाठी ज्वाला के निर्देशों का पालन करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे दी गई सूची ली और दिव्य भाग्य शहर गए और बहुत सारे अयस्क खरीदे। आखिरकार कलाकृति शोधन के लिए सिर्फ एक राक्षस पशु के शरीर के एक हिस्से की आवश्यकता नहीं थी, विभिन्न अयस्क भी आवश्यक थे। ये अयस्क प्राप्त करने के बाद त्रिपाठी ज्वाला तुरंत कलाकृति शोधन के काम में कूद पड़ी। जिस पत्थर के कमरे में वह रहती थी उसे पूरी तरह से सील कर दिया, जैसे कि वह परेशान नहीं होना चाहती थी। त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि हर दिन उसके पत्थर के कमरे से एक मजबूत या गुण ऊर्जा का उतार चढ़ाव आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि ये कैसे प्रगति कर रहा था। वह केवल परिणाम चाहते थे। परिणामों के माध्यम से वह त्रिपाठी ज्वाला की क्षमताओं का न्याय कर पाएंगे। पहले निकाली गई सामग्री सब ऐसी चीजें थीं जिन्हें त्रिपाठी जीवप्ती को लगा कि वह उपयोग नहीं कर सकते और केवल बेचे जा सकते हैं। अगर त्रिपाठी ज्वाला वास्तव में उन्हें कलाकृतियों में परिष्कृत कर सकती थी तो उनका मूल्य निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। जब समय आएगा तो वह उन्हें अधिक स्फटिक के लिए बेच सकते थे। भले ही वे नष्ट हो जाएं, कोई बात नहीं। किसी भी मामले में त्रिपाठी जीवप्ती के पास उनकी कमी नहीं थी। एक महीना शांति से बीता बिना त्रिपाठी ज्वाला से किसी गड़बड़ी के। इस दौरान त्रिपाठी जीवप्ती का जीवन अत्यंत आरामदायक था। अजगर गुफा पर्वत पर आत्मव्यूह लगातार काम कर रहा था और अब पूरे पहाड़ पर एक हल्की धुंध दिखाई दी थी। ये धुंध विश्व ऊर्जा के एकत्र होने का प्रतीक थी और हालांकि यह घनी नहीं थी, इसने अजगर गुफा पर्वत को कुछ हद तक एक आत्मा पर्वत जैसा बना दिया था। समय के साथ यहाँ की विश्व ऊर्जा और अधिक प्रचुर होती जाएगी। पाटिल की युवा स्वामिनी 2 बार आई लेकिन अपने परिवार से बहुत नाखुश लग रही थी। हर बार जब वह आती थी तो वह कुछ नहीं करती थी, सिर्फ त्रिपाठी जीवप्ती के साथ अपनी मन स्थिति को शांत करने के लिए बातें करती थी। एक महीने बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपने पत्थर के कमरे में ध्यान कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक त्रिपाठी ज्वाला की कलाकृति शोधन एकांतवास का दरवाजा खुलते सुना। तुरंत तेज कदमों की आवाज उनकी ओर आई। ऊपर देखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने त्रिपाठी ज्वाला को दरवाजे पर खड़े देखा। उसका चेहरा लाल था, दोनों हाथों से अपने बड़े काले लिबादे को पकड़े हुए जोर से हाँफ रही थी क्योंकि वह अपने चेहरे पर एक उत्साहित भाव के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को घूर रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? त्रिपाठी ज्वाला ने अपना सिर बाहर निकाला और चिंतित होकर पूछा। जब से उसने बिना बुलाए अंदर आकर त्रिपाठी जीवप्ती को परेशान किया था, त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी और उसे बाहर फेंक दिया था। त्रिपाठी ज्वाला ने इस पत्थर के कमरे में स्वेच्छा से कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछे, बिना नहीं रह सके, क्या आपने परिष्कृत करना समाप्त कर दिया है? त्रिपाठी ज्वाला बस मुस्कुराए और रहस्यमय ढंग से कहा, पहले अपनी आंखें बंद करें, मैं आपको एक आश्चर्य दूंगी। चूंकि मैंने पहले ही कह दिया है तो आश्चर्य कैसे हो सकता है? त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अजीब था, लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी बातों का पालन किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि अगले ही पल त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि संत राजा श्रेणी कलाकृतियों से संबंधित ऊर्जा के उतार चढ़ाव का एक विस्फोट अचानक पत्थर के कमरे में दिखाई दिया।
अपनी आंखें खोलते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने त्रिपाठी ज्वाला को गर्व से सामने करीने से व्यवस्थित कलाकृतियों की ओर इशारा करते हुए देखा। आपने जो सामग्री प्रदान की, जो यस्का आपने खरीदे, मैंने उन्हें बर्बाद नहीं किया। सभी परिणाम यहाँ हैं। कुल 4 संत राजा श्रेणी कलाकृतियाँ। त्रिपाठी ज्वाला पालथी मारे बैठ गई और एक गदा के आकार की कलाकृति उठाए कहा, मुझे आपको उनसे परिचित कराने दीजिए। यह अष्टम कोटि राक्षस पशु मेघगर्जन तेंदुए के दांतों और कुछ अयस्कों से परिष्कृत किया गया था। इन अयस्कों का उपयोग क्लब के शरीर और मेघगर्जन तेंदुए की खोपड़ी को परिष्कृत करने के लिए किया गया था। मेघगर्जन तेंदुए के दांत बहुत मजबूत और नुकीले होते हैं, इसलिए मैंने उन्हें कांटे में परिष्कृत किया। इस तरह की खुरदरी कलाकृति मजबूत पुरुषों के लिए बहुत उपयुक्त है। सिर्फ इस चीज को पकड़ने से ही उन्हें एक राजसी रूप मिलता है। ये एक संत राजा श्रेणी निम्न स्तर कलाकृति है। बोलना समाप्त करके उसने गदा के आकार की कलाकृति त्रिपाठी जीवप्ती को सौंप दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे प्राप्त किया, सावधानीपूर्वक इसकी जांच की और धीरे से सिर हिलाया। ये देखा जा सकता था कि त्रिपाठी ज्वाला ने इस कलाकृति का सबसे अच्छा उपयोग किया था। जब तक इसे एक उपयुक्त मालिक मिल सकता था, उसकी पूरी शक्ति प्रदर्शित करना मुश्किल नहीं होगा। ये कटार एक प्रचंड नीली ज्वाला गेंडे के सींग से परिष्कृत किया गया था। हालांकि यह बहुत नुकीला नहीं है। प्रचंड नीली ज्वाला गेंडे के सींग में खुद ही कुछ बहुत ही विशेष प्रभाव होते हैं। इसका उपयोग बाधाओं को तोड़ने के लिए सबसे अच्छा किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग दुश्मनों को मारने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि साहसिक कार्य के लिए एक जरूरी वस्तु है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे खरीदेंगे। ये भी एक संत राजा श्रेणी निम्न स्तर कलाकृति है। त्रिपाठी ज्वाला ने त्रिपाठी जीवप्ती को एक हल्के नीले रंग की कटार सौंपते हुए कहा। उसने एक और उठाया और कहा, ये चाबुक वज्र अजगर भरें की शुंडाकार से बनाया गया है। ये परिष्कृत करने के लिए सबसे कठिन चाबुक है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप सामग्री को नष्ट कर सकते हैं। सौभाग्य से मैं ही वो हूँ जिसने ये किया। अगर यह कोई और शोधक होता तो आप अब रो रहे होते। ये चीज लड़कियों के उपयोग के लिए उपयुक्त है। चूंकि आपने वह शुंडाकार प्राप्त किया, आपको पता होना चाहिए कि हीरा अजगर भरिन कितना भयानक है। मुझे आपको बता दूं, एक बार जब आप इस चाबुक से टकराते हैं, तो ये सिर्फ आपके मांस को ही नहीं, बल्कि आपकी हड्डियों को भी नुकसान पहुंचाएगा। अगर आपको कुछ बार मारा जाता है, तो आपकी हड्डियां भी टूट सकती हैं। ये एक संत राजा श्रेणी मध्यम स्तर कलाकृति है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके हाथ से मुलायम चाबुक लिया, उसमें शक्ति भरी और इसे कुछ बार घुमाया। अचानक पत्थर का कमरा चाबुक की छाया से भर गया। त्रिपाठी ज्वाला इतनी डर गई कि उसका छोटा चेहरा पीला पड़ गया। उसे डर था कि त्रिपाठी जीवप्ती गलती से उसे चाबुक मार देंगे। त्रिपाठी जीवप्ती के मुलायम चाबुक को दूर रखने का इंतजार करने के बाद उसने उत्साहित होकर अंतिम कलाकृति उठाए। उसके आंदोलन बहुत सावधानीपूर्वक थे, जैसे कि वह कला का एक काम उठा रही हो। उसकी सुंदर आंखें मोह से भरी हुई थीं। ये वह काम है जिस पर मुझे इस बार सबसे ज्यादा गर्व है। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और पाया कि यह चीज वास्तव में हथेली के आकार के पंखों की एक जोड़ी थी। ये पंख एक धुंधली रोशनी के साथ चमकते थे, उनके रंग लगातार बदलते रहते थे, जिससे एक सुंदर दृश्य बनता था। कहने की जरूरत नहीं है, इस कलाकृति को मायावी बादल तितली के पंखों से परिष्कृत किया गया होगा, और यह भी उच्चतम ग्रेड संत राजा श्रेणी उच्च स्तर का था। आपने मुझे जो सामग्री दी थी वह मूल रूप से सिर्फ एक संत राजा श्रेणी मध्यम स्तर कलाकृति को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन इस बार मैंने अपनी उम्मीदों को पार कर लिया और इसके ग्रेड को एक नए स्तर तक बढ़ा दिया। हे भगवान, मैं हमेशा पंखों के आकार की कलाकृतियों की एक जोड़ी परिष्कृत करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे सही सामग्री नहीं मिल पाई। त्रिपाठी ज्वाला ने पंखों की जोड़ी पकड़ी और सावधानीपूर्वक उनकी जांच की। जितना अधिक उसने उन्हें देखा, वह उतनी ही अधिक संतुष्ट हुई। उसने उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं सौंपा, इसके बजाय समय समय पर त्रिपाठी जीवप्ती पर नजर डाली। यहाँ तक कि एक अंधा आदमी भी उसकी आंखों में गहरे अर्थ को देख सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया और त्रिपाठी ज्वाला ने अनिच्छा से पंखों की जोड़ी उसके हाथ में रख दी। घबराते हुए कहा, सावधान रहें, इसे तोड़े नहीं। क्या यह मेरा नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे मजाक में देखा। हाँ, यह आपका है, लेकिन यह मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मेरी जिम्मेदारी है। आप इतने अपव्ययी हैं। क्या एक संत राजा श्रेणी उच्च स्तर कलाकृति तोड़ना इतना आसान है? त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। त्रिपाठी ज्वाला ने अपना मुंह खोला, लेकिन पता नहीं था कि क्या कहना है। जल्दी से अपना मन बदल लिया और कहा, हालांकि मैं यात्रा करने के लिए एक तारा शटल का उपयोग कर सकती हूँ। पंखों की यह जोड़ी युद्ध में एक साधक की गति बढ़ा सकती है और एक महत्वपूर्ण क्षण में सुरक्षा के एक रूप के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चीज का मूल्य कम से कम 30,000 उच्च स्तर संत स्फटिक है। अगर आप इसे नीलामी में ले जाते हैं, तो ये केवल एक उच्च कीमत लाएगा, शायद 40,000 भी। इस दुनिया में बहुत अमीर लोग हैं, ये वास्तव में घृणित है। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी छोटी मुट्ठी हिलाई, जैसे कि वह इतनी गरीब होने से खुद ही नाराज थी। 30,000। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली। उन्हें याद आया कि उन्होंने जल चंद्रमा तारा पर उसी ग्रेड के एक तारा शटल को खरीदने के लिए 12,000 उच्च स्तर संत स्फटिक खर्च किए थे। हालांकि वे एक ही ग्रेड के थे, पंखों की इस जोड़ी का मूल्य निस्संदेह एक तारा शटल से बहुत अधिक था, इसलिए ऐसी कीमत लाना अजीब नहीं था।
इसके शीर्ष पर इसका स्वरूप भी बहुत सुंदर था, इसलिए संभवतः कई पुरुष अपनी पसंद की महिला के लिए इसे खरीदने के लिए एक उच्च कीमत चुकाने को तैयार होंगे। क्या आप इसे 30,000 में खरीदना चाहते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने त्रिपाठी ज्वाला को देखा और पूछा। त्रिपाठी ज्वाला ने चावल के दाने चोंच मारने वाले मुर्गे की तरह अपना सिर हिलाया। मैं इसे आपको बेच दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से पंखों की जोड़ी उसकी ओर फेंक दी। त्रिपाठी ज्वाला ने मूर्खता से इसे पकड़ा और एक पल के लिए शर्माते हुए कहा, मेरे पास उतने स्फटिक नहीं है। वह शर्मा गई। मुझे पता है, मैंने आपको तुरंत भुगतान करने के लिए नहीं कहा, बस मेरा कर्ज रखिए। मैं आपसे कुछ और परिष्कृत करने के लिए कहूंगा ताकि आप इन 30,000 उच्च स्तर स्फटिक में से अपना खुद का भुगतान काट सकें। जब आप उन्हें काटना समाप्त कर देंगी तो आप आज़ाद हो जाएंगी। तब तक आप मेरी समर्पित कलाकृति शोधक होंगी। 30,000 उच्च स्तर स्फटिक का भुगतान। त्रिपाठी ज्वाला चौंक गए। क्या आप जानते हैं कि मुझे इस बार परिष्कृत करने के लिए आपसे कितना शुल्क लेना चाहिए? कितना? मैं आपसे 1,000 उच्च स्तर स्फटिक शुल्क लेने जा रही थी। वह मेरा मासिक भुगतान है। 30,000। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे बिना सोए 30 महीने खर्च करने होंगे? ये 2.5 साल है। त्रिपाठी ज्वाला का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह यह महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि उसने अभी अभी एक डाकू जहाज पर चढ़ गई है। 2.5 साल लंबा नहीं है। आप मुझे आखिरकार वापस भुगतान कर देंगी। क्या होगा अगर मैं आपको वापस भुगतान नहीं कर पाती? त्रिपाठी ज्वाला आंसू बहाने की कगार पर थी। उसके पास पहले कभी इतने सारे स्फटिक नहीं थे और वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि 30,000 उच्च स्तर स्फटिक क्या थे। तो आपको खुद को मुझे समर्पित करने के लिए तैयार रहना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने बुरी तरह से मुस्कुराया क्योंकि उन्होंने उसकी गर्वित आकृति पर अपनी आंखें घुमाईं और सिर हिलाया। बुरा नहीं है, मुझे आपके प्रकार में काफी दिलचस्पी है। त्रिपाठी ज्वाला का चेहरा और भी पीला पड़ गया क्योंकि उसने अपने हाथ में पंख कलाकृति को घूरा। उसे त्रिपाठी जीवप्ती के शैतानी चेहरे पर तोड़ना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अचानक गंभीरता से कहा, मुझे आपसे पहले कुछ पूछने दीजिए। क्या आपके पास मेरे लिए परिष्कृत करने के लिए इतनी सारी सामग्री है? चूंकि आप मेरे भुगतान का उपयोग अपने कर्ज को चुकाने के लिए करना चाहते हैं, आपको मुझे सामग्री प्रदान करना जारी रखना चाहिए। अगर आप कुछ वर्षों तक मेरे लिए कलाकृतियां परिष्कृत करने के लिए नहीं कहते हैं, तो मैं फिर से कब आज़ाद हो पाऊंगी? ये छोटी लड़की मूर्ख नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती मूल रूप से देनदार के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना चाहते थे, लेकिन त्रिपाठी ज्वाला, जो मूर्ख दिखती थी, अचानक चतुर हो गई। आपको सामग्री के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्हें ले और उन्हें परिष्कृत करें। त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा। सामग्री का एक बड़ा ढेर निकाला और उन्हें त्रिपाठी ज्वाला के सामने रख दिया। एपिसोड 1107। जब त्रिपाठी जीवप्ती गुईचे और अन्य लोगों के साथ थे तो उन्होंने बहुत सारे सप्तम कोटि और अष्टम कोटि राक्षस पशुओं को मार डाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई थी। पिछली बार उन्होंने सभी बेकार सामग्री एकत्र नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने उन सभी को साफ कर दिया था। अगर त्रिपाठी ज्वाला का प्रदर्शन संतोषजनक रहा तो त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति को परिष्कृत करने में मदद करने देने का फैसला किया। जमीन पर राक्षस पशु के शरीर को देखते हुए त्रिपाठी ज्वाला लंबे समय तक झिझकी, इससे पहले कि अंततः समझौता कर लिया। क्या ये सिर्फ 30,000 उच्च स्तर स्फटिक नहीं थे? उसे लगा कि वह एक दिन काफी कमा लेगी। सभी सामग्री को अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में डालते हुए त्रिपाठी ज्वाला ने एक बार फिर से एक सूची लिखी और त्रिपाठी जीवप्ती को सौंप दी। जाओ और ये अयस्क खरीदो। मुझे परिष्कृत करना शुरू करने से पहले कुछ दिनों तक आराम करने की जरूरत है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूची ली और यह भी नहीं पूछा कि उसे किस तरह के अयस्कों की जरूरत थी, बस सिर हिलाया और जाने की तैयारी की। त्रिपाठी ज्वाला ने पीछे से सावधानी से पूछा, क्या मैं आपके पत्थर के कमरे में ठीक हो सकती हूँ? यहाँ विश्व ऊर्जा अधिक प्रचुर है। निश्चित रूप से। अजगर गुफा पर्वत छोड़कर त्रिपाठी जीवप्ती सीधे दिव्य भाग्य शहर की ओर उड़ गए। त्रिपाठी ज्वाला द्वारा दी गई सूची के अनुसार उस पर सभी अयस्कों को खरीदने में सिर्फ आधा दिन लगा। त्रिपाठी ज्वाला को पता था कि दिव्य भाग्य शहर में किस तरह के अयस्क उपलब्ध हैं, इसलिए सूची में सब कुछ यहाँ पाया जा सकता था, इसलिए आपूर्ति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जबकि त्रिपाठी जीवप्ती दुकान सहायक के साथ खरीदे गए अयस्कों की मात्रा और गुणवत्ता की जांच कर रहे थे, एक मुस्कुराते हुए मोटा बूढ़ा आदमी पास आया और बड़े चाव से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। इससे पहले कि उसने पूछा, छोटे भाई, आप इतने सारे अयस्क खरीद रहे हैं, क्या आप उन्हें कलाकृति शोधन के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर माथे पर शिकन डाली और दुकान सहायक ने तुरंत परिचय दिया, सम्मानित अतिथि, ये हमारी दुकान के दुकानदार हैं, त्रिपाठी धनी। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया लेकिन बोले नहीं। यह मोटा बूढ़ा आदमी मनुष्यों और जानवरों के लिए हानिरहित दिखता था, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं थी। उसे एक उत्पत्ति वापसी कोटि स्वामी होना चाहिए क्योंकि उसकी आभा अत्यंत संयमित थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि इस बूढ़े आदमी ने उसके माध्यम से क्या देखा था, लेकिन इस समय ज्यादा खुलासा नहीं करना सबसे अच्छा था। त्रिपाठी धनी को कोई आपत्ति नहीं थी। अभी भी मुस्कुराते हुए कहा, छोटे भाई आश्वस्त रह सकते हैं, हमारी फर्म की कीमत निष्पक्ष और ईमानदार है। हम कभी भी किसी भी तरह के काले दिल वाले व्यवसाय में शामिल नहीं होंगे। हम कलाकृतियां भी खरीदते हैं। अगर छोटे भाई के पास बेचने के लिए कोई कलाकृति है
तो हम बैठकर चर्चा कर सकते हैं। कीमत निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगी। आप इतने आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि मेरे पास बेचने के लिए कलाकृतियां हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे फिर से देखा, उलझन में। त्रिपाठी धनी हंसे, बूढ़े स्वामी, आप एक अतिथि हैं। ये वही है जो ये बूढ़ा स्वामी हर अतिथि से कहता है। मेरे पास बेचने के लिए वास्तव में कुछ कलाकृतियां हैं। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। त्रिपाठी जीवप्ती इस बार दिव्य भाग्य शहर में त्रिपाठी ज्वाला की सूची पर अयस्क खरीदने और उस महिला द्वारा परिष्कृत की गई कलाकृतियों को बेचने आए थे। किसी भी मामले में उन्हें उनके लिए कोई उपयोग नहीं था। चाहे वह गदा हो, कतार हो या चाबुक हो, उनमें से कोई भी उनके लिए उपयुक्त नहीं था। उन्हें अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में रखना केवल स्वर्ग के खजानों की बर्बादी होगी, इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ सन स्फटिक के लिए व्यापार करना उचित समझा। उन अयस्कों को खरीदने में उन्हें बहुत सारे सन स्फटिक खर्च करने पड़े थे। वह मूल रूप से पाटिल की युवा स्वामिनी से उन कलाकृतियों को बेचने में मदद करने के लिए कहना चाहते थे। आखिरकार वह यहाँ के बाजार से परिचित नहीं थे, लेकिन पाटिल की युवा स्वामिनी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। उसकी ताकत ज्यादा नहीं थी और उसका दर्जा ऊंचा नहीं था, इसलिए उससे मदद मांगने से कुछ अनावश्यक परेशानी हो सकती थी। अब जब यह मोटा बूढ़ा आदमी उनके पास आने की पहल कर चुका था, तो त्रिपाठी जीवप्ती बस स्वीकार करने ही वाले थे। दूसरा पक्ष कमजोर नहीं था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती डरे नहीं थे। अगर सबसे बुरा होता तो वह बस जगह को फाड़कर भाग सकते थे। जीवन बचाने के एक तरीके के साथ उन्हें स्वाभाविक रूप से बातचीत करने का आत्मविश्वास था। ओह, ऐसा लगता है कि इस बूढ़े आदमी की दृष्टि बुरी नहीं है। हाँ, इस तरह। छोटे भाई, त्रिपाठी धनी ने त्रिपाठी जीवप्ती को किनारे पर ले जाने से पहले इशारा किया। थोड़ी देर बाद ये जोड़ी एक गुप्त कमरे में पहुंची। ये स्पष्ट था कि इस गुप्त कमरे का उपयोग विशेष रूप से लेन देन के लिए किया जाता था। बहुत से लोग अपनी चीजें बेचते समय अपना चेहरा देखना पसंद नहीं करते थे, और वे ये भी नहीं चाहते थे कि असंबंधित लोग देखें कि वे क्या बेच रहे थे। जैसे अक्सर ऐसी स्थितियां होती थी जहां मुखौटे पहने लोग इन दुकानों पर लेन देन करने आते थे। इस गुप्त कमरे का अस्तित्व इन समस्याओं से बचने का एक अच्छा तरीका था। एक बार जब गुप्त कमरे का दरवाजा बंद हो गया तो कमरे में सिर्फ त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी धनी ही बचे। यहाँ तक कि उनकी दिव्य चेतना भी बाहरी दुनिया से अलग लग रही थी, जिससे जांच करना असंभव हो गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा, उनका भाव शांत और संयमित रहा। त्रिपाठी धनी की मुस्कुराती आंखों में एक रोशनी चमकी, क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से आश्चर्यचकित महसूस किया, ये सोचकर कि क्या ये युवक सिर्फ मोटी चमड़ी वाला था या क्या वह वास्तव में निडर था। वह एक व्यापारी थे, इसलिए हालांकि वह हैरान थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा और इसके बजाय पूछा, छोटे भाई किस तरह की कलाकृतियां बेचना चाहते हैं? वे किस ग्रेड की हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने त्रिपाठी ज्वाला द्वारा परिष्कृत की गई 3 कलाकृतियां निकाली। त्रिपाठी धनी ने उन पर नजर डाली इससे पहले कि उन्होंने तीनों कलाकृतियां उठाईं और एक एक करके उनकी जांच की। एक पल बाद उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि यह बूढ़ा आदमी कलाकृति शोधन में निपुण नहीं है, मैं अभी भी देख सकता हूं कि ये तीनों कलाकृतियां उच्चतम ग्रेड की हैं और उन्हें एक ही कलाकृति शोधक द्वारा परिष्कृत किया गया होगा। छोटे भाई क्या कीमत चाहते हैं? त्रिपाठी धनी ने सिर्फ व्यवसाय के बारे में बात की और अन्य विविध जानकारी के बारे में पूछताछ नहीं की, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती बहुत संतुष्ट हुए। मुझे कीमत समझ नहीं आती। आप आमतौर पर चीजें कैसे खरीदते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने वापस पूछा। त्रिपाठी धनी दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में पहल उन्हें सौंप देंगे। जो लोग चीजें बेचने आते थे उनमें से कौन पहल को कसकर नहीं पकड़ता था। इस डर से कि उन्हें नुकसान होगा, वे न सिर्फ बिना किसी सिद्धांत के अपनी चीजों की प्रशंसा करते थे, बल्कि वे कीमत बढ़ाने के तरीके भी सोचते थे। लेन देन सफल होने के बाद भी कई लोग गुप्त रूप से पछताते थे कि क्या उन्होंने नुकसान किया था या नहीं। यह युवक काफी आजाद और सहज था, जैसे कि उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उससे नुकसान होता है या नहीं। मुस्कुराते हुए त्रिपाठी धनी ने कहा, एक संत राजा श्रेणी कलाकृति की शुरुआती कीमत आमतौर पर 5000 उच्च स्तर संत स्फटिक होती है, कोई निचली रेखा नहीं होती है। इन 3 कलाकृतियों में से 2 संत राजा श्रेणी निम्न स्तर है और एक संत राजा श्रेणी मध्यम स्तर है। दोनों को काफी अच्छी तरह से परिष्कृत किया गया है। ये बूढ़ा आदमी 2 निम्न स्तर कलाकृतियों के लिए 6000 उच्च स्तर संत स्फटिक की पेशकश करता है। संत राजा श्रेणी मध्यम स्तर कलाकृति के लिए 8000 उच्च स्तर संत स्फटिक के बारे में क्या? कुल 20,000। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर शिकन डाली। ये कीमत उनकी उम्मीद से थोड़ी कम लग रही थी। हालांकि एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने समझा कि छायादार तारा पर संत स्फटिक का मूल्य कहीं और की तुलना में बहुत अधिक था। दूसरे शब्दों में, इस त्रिपाठी धनी की कीमत उचित थी और वह एक व्यापारी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह लाभ कमाना चाहते थे। अगर छोटे भाई को लगता है कि कीमत बहुत कम है, तो हम फिर से चर्चा कर सकते हैं। व्यवसाय जमीन पर कीमत निर्धारित करने और कीमत गिरने पर पैसे वापस करने का मामला है। त्रिपाठी धनी ने हल्के से मुस्कुराया। मुझे बाहर अयस्क दीजिए और हम व्यवसाय करेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ बढ़ाया और बाहर की ओर इशारा किया। त्रिपाठी धनी आश्चर्य में हंसे। छोटे भाई काफी चतुर हैं, आपके द्वारा खरीदे गए अयस्कों की कुल कीमत कम नहीं है, 3000 उच्च स्तर संत स्फटिक से अधिक। एन, चलो दोस्त बनाते हैं। एन, अगर आपको भविष्य में बेचने के लिए और कलाकृतियां मिलती हैं, तो कृपया पहले हमारी फर्म को चुनें। सौदा पक्का। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया।
फॉर्म की गति बहुत तेज थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने तीनों कलाकृतियां पीछे छोड़ दी और जल्द ही 20,000 उच्चस्तर संस्फटिक और उन सभी अयस्कों को प्राप्त किया जिनकी उन्हें जरूरत थी इससे पहले कि वह दिव्य भाग्य शहर छोड़ दे। उनके जाने के बाद त्रिपाठी धनी ने मुस्कुराते हुए उनकी पीठ को देखा और बड़बड़ाया, दिलचस्प। बुजुर्ग त्रिपाठी धनी, ये व्यावसायिक सौदा एक नुकसान था। उन्हें 3,000 उच्चस्तर संस्फटिक से अधिक मूल्य के अयस्क देते हुए हमें ज्यादा लाभ नहीं हुआ। दुकान सहायक, जिसने अभी अभी त्रिपाठी जीवप्ती को प्राप्त किया था, पास आया और शिकायत की। त्रिपाठी धनी मुस्कुराए और कहा, मुझे लगता है कि हमने बहुत पैसा कमाया। दुकान सहायक ने अपनी उंगलियों से गिनते हुए उसे खाली देखा, लेकिन फिर भी लगा कि कुछ गलत था। आप क्या जानते हैं, उस छोटे बच्चे के पीछे एक बहुत शक्तिशाली कलाकृति शोधन स्वामी होना चाहिए। पिछली बार उसने कुछ अयस्क भी खरीदे थे, लेकिन वह यहाँ नहीं था। ऐसा ही हुआ कि मैं उस समय उस दुकान में था, इसलिए मुझे उसकी कुछ छाप है। उसे काफी चतुर माना जा सकता है। वह वास्तव में अयस्क खरीदने के लिए दूसरी दुकान पर जाना जानता था। लेकिन दिव्य भाग्य शहर में ज्यादातर दुकानें मेरे छाया चंद्रमा भवन की हैं। सिर्फ 1 महीना हुआ है, लेकिन अब वह अयस्क खरीदने और 3 संत राजा श्रेणी कलाकृतियों के साथ वापस आया है। आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? त्रिपाठी धनी अच्छे मूड में थे और दुकान सहायक से कुछ शब्द कहे, लेकिन उसके चेहरे पर भ्रमित भाव देखकर वह हंसे बिना नहीं रह सके। वह फिर से वापस आएगा। अगर वह आता है तो मुझे तुरंत सूचित करें। अगर वह मुझसे संपर्क नहीं कर पाता है तो आप उसके साथ व्यापार कर सकते हैं। भले ही आप कुछ पैसे खो दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात उसे संतुष्ट करना है, त्रिपाठी धनी ने कहा। शिष्य समझता है, दुकान सहायक ने तुरंत जवाब दिया। दुकान सहायक ने जल्दी से सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि त्रिपाठी धनी का क्या मतलब था, लेकिन उनके निर्देशों को सुनना बिल्कुल सही था। त्रिपाठी धनी तुरंत दुकान से निकल गए और दिव्य भाग्य शहर में एक महल की ओर भागे, जहां उन्होंने एक और बूढ़े आदमी को ढूंढा और उन्हें तीनों कलाकृतियां सौंप दी। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद करके कलाकृतियों को धीरे से सहलाया। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ महसूस कर रहे हों। एक पल बाद उनके भाव बदल गए, क्योंकि उनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। आधे घंटे के बाद बूढ़े आदमी ने तीनों कलाकृतियां नीचे रख दी और अपनी आंखें खोली। महान गुरु गेलिन, आपने क्या देखा? त्रिपाठी धनी ने तुरंत पूछा। जिसने इन तीनों कलाकृतियों को परिष्कृत किया है वह एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक है। गेलिन नाम के बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली। उत्पत्ति श्रेणी। त्रिपाठी धनी की आंखें तुरंत बाहर निकल आईं। हालांकि उन्होंने विभिन्न संकेतों से अनुमान लगाया था कि त्रिपाठी जीवप्ती के पीछे एक शक्तिशाली कलाकृति शोधक था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक होगा। एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति क्षमता के मामले में यह इस बूढ़े स्वामी से कम नहीं है। उपयोग की जाने वाली सामग्री मूल रूप से एक अष्टम कोटि राक्षस पशु के शरीर से है। उन्हें किसने परिष्कृत किया? क्या दिव्य भाग्य शहर के पास ऐसा कोई व्यक्ति है? गेलिन ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता कि उन्हें किसने परिष्कृत किया, लेकिन एक युवा आदमी आज उन्हें बेचने आया था। त्रिपाठी धनी ने सिर हिलाया। क्या आपने उसके ठिकाने का पता लगाया है? गेलिन ने फिर से पूछा। मैंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। मैं उसके पीछे वाले व्यक्ति के साथ गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था। अगर ऐसा होता तो लाभ नुकसान के लायक नहीं होता। गेलिन ने सिर हिलाया। ये सच है। ऐसे व्यक्ति को सिर्फ जीता जा सकता है, नाराज नहीं किया जा सकता। एक अष्टम कोटि राक्षस पशु को मारने में सक्षम होना यह दर्शाता है कि इस व्यक्ति की ताकत कम नहीं है। वह लड़ भी सकता है और कलाकृति शोधन भी कर सकता है। इस बूढ़े स्वामी से बहुत मजबूत है। आपको इस युवा आदमी पर अधिक ध्यान देना चाहिए। जब तक आप पर्याप्त ईमानदारी दिखाते हैं तब तक उसके पीछे वाले व्यक्ति की पहचान का पता लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं यही सोच रहा था और उसे जल्द ही वापस आना चाहिए। आज उसने बहुत सारे संत राजा श्रेणी अयस्क खरीदे। उसे उनका उपयोग कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए करना चाहिए। बहुत अच्छा काम। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और शायद ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। अगर आप उस व्यक्ति को मेरी जगह लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं तो जब समय आएगा, अगर आपकी कलाकृतियां टूट जाती हैं तो कोई उनकी मरम्मत कर पाएगा। गेलिन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। कलाकृति शोधक साधना या लड़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, इसलिए उनकी जीवन शक्ति मजबूत नहीं थी और उनकी जीवन अवधि आमतौर पर उसी रैंक के साधक से बहुत कम होती थी। अब जब त्रिपाठी धनी और गेलिन दोनों को त्रिपाठी ज्वाला की क्षमताओं पर संदेह नहीं है और वे त्रिपाठी जीवप्ती के ठिकाने का पता लगाना चाहते हैं, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि त्रिपाठी जीवप्ती को दिव्य भाग्य शहर छोड़ने के बाद क्या मिलता है? एपिसोड 1108। त्रिपाठी ज्वाला को अपने पत्थर के कमरे में लेटे हुए, अपनी छवि की परवाह किए बिना गहरी नींद में सोते हुए देखकर त्रिपाठी जीवप्ती केवल असहाय रूप से सिर हिला सके। 1 महीने की कलाकृति शोधन ने उसे बहुत थका दिया था। वहां लेटे हुए उसकी सांस तेज थी। उसका पूरा शरीर चीनी अक्षर द बड़ा की तरह फैला हुआ था। इस बात की परवाह नहीं थी कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को लुभाएगी या नहीं। उसके ऊंचे दोहरे शिखर और उत्कृष्ट आकृति अत्यंत आकर्षक थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती वापस आए तो उनके शोर ने उसे नहीं जगाया। मुड़कर और गुफा से बाहर निकलकर त्रिपाठी जीवप्ती ने पहाड़ पर कुछ शिकार पकड़े और उन्हें भूनने के लिए गुफा के बाहर आग लगाई।
त्रिपाठी ज्वाला की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की खपत बहुत गंभीर थी, इसलिए कुछ खाने से उसे ठीक होने में बहुत मदद मिलेगी। भूनने के बीच में त्रिपाठी ज्वाला बाहर भागी और मुस्कुराए, अपनी बाहों को गले लगाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में बैठ गई, सीधे भुने हुए सुनहरे खरगोश को घूर रही थी, खाने का इंतजार कर रही थी। क्या आपने अच्छी तरह से आराम कर लिया है? त्रिपाठी जीवक्ति ने उस पर नजर डाली। बुरा नहीं है, मुझे अभी भी कुछ और दिनों तक आराम करने की जरूरत है। त्रिपाठी ज्वाला ने लापरवाही से जवाब दिया, इससे पहले कि उसने चिल्लाया, जल्दी करो और इसे पलटो, ये पहले से ही भून चुका है। आया, तुम इतने बेवकूफ हो, मुझे करने दो। इस तरह चिल्लाते हुए उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के खरगोश को त्रिपाठी जीवक्ति के हाथ से छीन लिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने परवाह नहीं की और बस बैठ गए। उसे संदेह से घूरते हुए पूछा, आप एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक हैं, आप इतनी दयनीय क्यों हैं? ये कुछ ऐसा था जिसे त्रिपाठी जीवक्ति समझ नहीं सकते थे। त्रिपाठी ज्वाला के पास कौशल था और जब तक वह उन्हें दिखाती, वह एक बेहतर जीवन जीने में सक्षम होगी। छायादार तारा पर कोई भी महान शक्ति उसे सबसे उदार उपचार के साथ स्वीकार करेगी और उसे छीनने की कोशिश भी करेगी। त्रिपाठी ज्वाला ने अपने होंठ फुलाए, आप क्या जानते हैं? आपको लगता है कि मुझे उन महान ताकतों में से एक में शामिल होना चाहिए, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। मैं उनमें शामिल नहीं होना चाहती। त्रिपाठी ज्वाला ने खर्राटा लिया, वे अच्छे लोग नहीं हैं, मैं उनके लिए कलाकृतियां परिष्कृत नहीं करूंगी। जैसे ही उसने ये कहा, त्रिपाठी जीवक्ति समझ गए, एक महान शक्ति के समर्थन के बिना त्रिपाठी ज्वाला जैसी महिला अपनी सच्ची क्षमता प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए उच्च श्रेणी की सामग्री नहीं मिल पाई। भले ही वह कलाकृति शोधन मंडप जैसी जगह में प्रवेश करती, उसकी क्षमता पर सवाल उठाया जाएगा। उसे केवल निम्न श्रेणी की कलाकृतियां परिष्कृत करने की अनुमति दी जाएगी। भले ही उसने एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक होने का दावा किया, किसी ने भी उसकी क्षमताओं को सत्यापित करने के लिए उत्पत्ति श्रेणी सामग्री का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इस दुष्चक्र के तहत अगर वह नहीं तो कौन दयनीय होगा? यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवक्ति ने भी उस पर आसानी से विश्वास नहीं किया। उसने जानबूझकर उसे कुछ ऐसी सामग्री दी जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। क्या आपको उनसे कोई दुश्मनी है? त्रिपाठी जीवक्ति ने पूछा। मैं सिर्फ उसे पसंद नहीं करती, लेकिन मैं उससे नफरत नहीं करती। मैंने सुना है कि आप किसी भी गुट में क्यों न हो, शक्ति और हितों का हमेशा संघर्ष रहेगा। मैं सिर्फ शांति से परिष्कृत करना चाहती हूँ और उन परेशान करने वाले मामलों में शामिल नहीं होना चाहती। ये गलत नहीं था। एक कलाकृति शोधक जितनी अधिक शक्तिशाली होगी, उन्हें उतना ही अधिक महत्व दिया जाएगा और जीता जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक महान शक्ति एक ही नहीं थी, है कि परिवार जैसा एक छोटा परिवार भी लगातार विभाजित हो रहा था। छाया चंद्रमा भवन जैसे एक बेहिमूत का उल्लेख न करें। एक बार जब त्रिपाठी ज्वाला शामिल हो जाती तो वह शायद मौत से नाराज हो जाती। भुने हुए मांस की सुगंध हवा में भर गई और त्रिपाठी ज्वाला ने अपने हाथ में भुने हुए मांस को संतुष्टि के साथ देखा। एक खरगोश का पैर फाड़कर त्रिपाठी जीवक्ति को सौंप दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और त्रिपाठी ज्वाला ने बिना किसी औपचारिकता के इसे अपने मुंह में भर लिया। मैंने आपके द्वारा परिष्कृत की गई कलाकृतियां बेच दी, त्रिपाठी जीवक्ति ने लापरवाही से कहा। ओह, वे आपकी हैं, आप उनके साथ जो चाहे कर सकती हैं। मैंने उन्हें कुल 20,000 उच्च स्तर संत स्फटिक में बेचा। कीमत उचित है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। त्रिपाठी ज्वाला ने लापरवाही से सिर हिलाया। आपके पास कितने संत स्फटिक हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर से पूछा। क्यों? त्रिपाठी ज्वाला अचानक सतर्क हो गई और अपनी अंतरिक्ष अंगूठी को ढक लिया। उसके चेहरे पर डर का भाव था कि त्रिपाठी जीवक्ति उसके संत स्फटिक चुराने की कोशिश करेंगे। एक पल के लिए इसके बारे में सोचते हुए उसे लगा कि यह असंभव है और हिचकिचाते हुए कहा, 2000 निम्न स्तर संत स्फटिक, इतनी गरीब? त्रिपाठी जीवक्ति अवाक थे, सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए, इससे पहले कि उन्होंने कुछ उच्च स्तर संत स्फटिक और पुनर्स्थापना गोलियों की कुछ बोतलें अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से निकाली और उन्हें सौंप दिया। कलाकृति शोधन बहुत ऊर्जा की खपत करता है, ये आपके लिए है। त्रिपाठी ज्वाला ने अपने हाथ पोंछे और त्रिपाठी जीवक्ति के साथ विनम्रता से काम नहीं किया। संत स्फटिक स्वीकार किए और उन्हें अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में भर दिया। इससे पहले कि उसने बोतल खोली और एक सूंघ लिया, उसका भाव बदले बिना नहीं रह सका। संत राजा श्रेणी की गोलियां। उसे उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवक्ति इतने उदार होंगे। संत राजा श्रेणी की गोलियों की एक बोतल सस्ती नहीं थी। ये कुछ बोतलें उसके द्वारा परिष्कृत की गई कलाकृतियों के आधे के बराबर थीं। आप बहुत अमीर लगते हैं। त्रिपाठी ज्वाला ने त्रिपाठी जीवक्ति को अजीब तरह से देखा। अनगिनत सप्तम कोटि और अष्टम कोटि राक्षस पशु सामग्री, संत राजा श्रेणी की गोलियों की कुछ बोतलें, एक संत राजा श्रेणी उच्च स्तर तारा शटल और एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति 7 रंगीन झंडा निकाल रहे थे। त्रिपाठी ज्वाला के लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि एक तृतीय कोटि संत साधक के पास इतनी सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं। उसकी तुलना में उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। उसे ये सब चीजें कहाँ से मिली? वह बिल्कुल भी किसी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जैसा नहीं दिखता था। गोलियों में कंजूस मत बनो, जब वे खत्म हो जाएं तो आप मुझसे और मांग सकती हैं। मेरे पास बहुत है, त्रिपाठी जीवक्ति ने आदेश दिया। उन्हें त्रिपाठी ज्वाला के चरित्र की कुछ समझ थी। वह उस तरह की व्यक्ति थी जो अपने जीवन जितना धन को महत्व देती थी।
त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में चिंतित थे कि यह महिला अपनी ताक बहाल करने के लिए गोलियों का उपयोग नहीं करेगी। आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं। त्रिपाठी ज्वाला मरने तक भावुक हो गई। ऐसा कहते हुए उसने भुने हुए मांस का एक टुकड़ा उठाया और उस पर कुतरना जारी रखा। उसका मुंह तेल से ढका हुआ था। कुछ दिनों बाद त्रिपाठी ज्वाला पूरी तरह से ठीक हो गई और फिर से कलाकृति शोधन शुरू कर दिया। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे सीधे अपने पत्थर के कमरे में काम करने दिया। उन्होंने अपने पत्थर के कमरे में 7 रंगीन आत्मा एकत्रण झंडे व्यवस्थित किए थे जो उसके ठीक होने में बहुत मददगार होंगे। इस तरह वह कलाकृति शोधन में समय बचाने और अपनी दक्षता में सुधार करने में सक्षम होगी। जलती हुई गर्मियान गुण ऊर्जा लगातार फूट रही थी और इस तरह की ऊर्जा का उतार चढ़ाव त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत आरामदायक महसूस कराता था। जबकि त्रिपाठी ज्वाला परिष्कृत कर रही थी, त्रिपाठी जीवप्ती भी निष्क्रिय नहीं रहे। वह त्रिपाठी ज्वाला के निवास पर गए और अपने सन शक्ति को जमा करने के लिए एकांतवास में प्रवेश किया। जब से उन्होंने तृतीय कोटि सन क्षेत्र में प्रवेश किया था तब से कम 4 या 5 साल हो गए थे। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती इन वर्षों में ज्यादातर रक्त रंग के स्फटिक के अंदर सील थे और समय के बीतने को महसूस करने में असमर्थ थे, लेकिन 100 बूंदे राक्षस देव सुनहरा रक्त के जन्म के साथ त्रिपाठी जीवप्ती ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी ताकत फिर से सुधर गई थी। जब वह अनजान थे, उनकी साधना एक बहुत ही उच्च स्तर तक बढ़ गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने संत राजा क्षेत्र को पहुंच के भीतर महसूस किया। उनमें स्वर्गीय मार्ग और मार्शल मार्ग की समझ की कमी नहीं थी। जिसकी कमी थी वह संत शक्ति का संचय था। जब तक उन्होंने पर्याप्त संत शक्ति जमा की, वह स्वाभाविक रूप से सफलता प्राप्त कर सकते थे। संत शक्ति जमा करते समय त्रिपाठी जीवप्ती अपने सुनहरे रक्त के उपयोगों का भी अध्ययन कर रहे थे। पिछली बार उन्होंने सुनहरे रक्त की एक बूंद का उपयोग करके उसे एक सुनहरे भाले में बदल दिया था और पाटिल की युवा स्वामिनी और अन्य लोगों के सामने आए संकट को हल किया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि उनका सुनहरा रक्त कितना शक्तिशाली था। त्रिपाठी जीवप्ती यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उनका सुनहरा रक्त लड़ने के अलावा और क्या उपयोग कर सकता है। उस समय के दृश्य को याद करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया, क्योंकि एक नया विचार अचानक उनके दिमाग में आया। सुनहरे रक्त की एक बूंद को निचोड़कर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी उंगली झटका दी। सुनहरे रक्त की बूंद शून्य में उड़ गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। 1000 किलोमीटर दूर फिर से दिखाई दी। ठीक उसी समय की तरह त्रिपाठी जीवप्ती अजगर गुफा पर्वत पर गुफा के अंदर थे, लेकिन उनकी आंखें स्पष्ट रूप से 1000 किलोमीटर दूर का दृश्य देख सकती थी। सुनहरे रक्त की बूंद का उनके साथ एक अटूट संबंध था, जिससे उनकी चेतना उनके भौतिक शरीर और सुनहरे रक्त के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच कर सकती थी। सुनहरे रक्त के माध्यम से त्रिपाठी जीवप्ती आसानी से दूर के दृश्य को देख सकते थे। तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती एक ईथरीय स्थिति में प्रवेश कर गए और अपने सुनहरे रक्त के साथ अपने परिवेश का अवलोकन किया। उन्होंने शहरों को नीचे से गुजरते हुए और पहाड़ों को तेजी से पीछे छोड़ते हुए देखा। सुनहरे रक्त की गति अत्यंत तेज थी, एक तारा शटल से कई गुना तेज। इसके शीर्ष पर त्रिपाठी जीवप्ती की अंतरिक्ष के मार्ग की समझ ने सुनहरे रक्त को अंतरिक्ष की बेड़ियों को तोड़ने की अनुमति दी, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना से भी तेज गति से यात्रा कर सका। एक विशाल मात्रा में जीवन शक्ति बिना किसी छिपाव के सुनहरे रक्त से फैल गई और जहां भी ये गुजरा, छायादार तारा पर कई स्वामी चौंक गए। अनगिनत स्वामियों की आंखें सुनहरे रक्त के गुजरने पर उसका पीछा किया। उनके चेहरे सदमे से भरे थे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि कौन इतनी हिंसक जीवन आभा का उत्सर्जन कर रहा था। नहीं उन्हें पता था कि यह व्यक्ति कितना मजबूत था। जिस गति से यह सुनहरा रक्त फैल गया वह उनकी दिव्य चेतना से तेज थी, लेकिन एक संक्षिप्त क्षण के बाद ये बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे उनके लिए जांच करना असंभव हो गया। कई महान ताकतों के नेताओं ने ये चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा किया कि क्या कोई दुश्मन उन्हें ढूंढने आ रहा था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते थे और सुनहरी रोशनी की चमक का पीछा करते थे, करीब से देखना चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती को कोई अंदाजा नहीं था कि उनके अनजाने कार्यों ने पूरे छायादार तारा को दहशत में डाल दिया था, क्योंकि वह सुनहरे रक्त के चमत्कारों में डूब गए थे, लंबे समय तक खुद को मुक्त करने में असमर्थ थे। सिर्फ 3 छोटे दिनों में सुनहरे रक्त की बूंद छायादार तारा के चारों ओर एक बार उड़ गई, इससे पहले कि वह विपरीत दिशा में लौट आए। सुनहरे रक्त के अंदर की जीवन शक्ति ज्यादा कमजोर नहीं हुई थी, जैसे कि इस अजीब यात्रा ने इस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला था। त्रिपाठी जीवप्ती गुप्त रूप से भावुक थे। उनकी चेतना ने सुनहरे रक्त का पीछा करते हुए छायादार तारा के चारों ओर यात्रा की थी, इसलिए वह इस साधना तारा की विशालता से अच्छी तरह वाकिफ थे। अगर उन्होंने इसके चारों ओर उड़ने के लिए एक तारा शटल का उपयोग किया होता तो उन्हें एक गोल यात्रा पूरी करने में कम से कम 4 महीने लगते। हालांकि सुनहरे रक्त ने सिर्फ 3 छोटे दिन लिए थे, ये प्रदर्शित करते हुए कि इसकी गति कितनी भयानक थी। इसकी सीमा क्या थी, वह इसके साथ कितनी दूर तक संवाद कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि इसका पता लगाना आवश्यक था, इसलिए एक विचार के साथ जो सुनहरा रक्त अभी अभी लौटा था वह सीधे ऊपर उड़ गया, बादलों से बाहर और सितारा क्षेत्र के विशाल क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती की चेतना सुनहरे रक्त की बूंद में डूबी हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक बेजान तारा, एक विशाल क्षुद्रग्रह सागर और काला चट्टान पशु को देखा जो इस क्षुद्रग्रह सागर में घूमते थे। ये एक काफी अजीब अनुभव था, जिससे किसी की चेतना सितारा क्षेत्र के चारों ओर घूम सकती थी।
शायद एक उत्पत्ति राजा क्षेत्र स्वामी भी ऐसा कर्तव्य पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। सुनहरा रक्त वास्तव में अद्भुत था। इस ईथरिया स्थिति में प्रवेश करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर बहुत तेज दर पर विश्व ऊर्जा को अवशोषित करता हुआ दिखाई दिया, जो पहले की तुलना में और भी हिंसक दर पर अपनी संत शक्ति जमा कर रहा था। उनकी साधना का प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने परिवेश की सतर्कता को शिथिल नहीं किया। अभी अजगर गुफा पर्वत पर सिर्फ वह और त्रिपाठी ज्वाला थे, और त्रिपाठी ज्वाला कलाकृति शोधन पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते थे। अन्यथा अगर किसी ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वह खुद का बचाव करने में सक्षम नहीं होंगे। सौभाग्य से उनकी चेतना उनके भौतिक शरीर और सुनहरे रक्त के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच कर सकती थी, जैसे कि उनकी आत्मा के दो शरीर हों। त्रिपाठी जीवप्ती आराम से सुनहरे रक्त के आंदोलनों पर ध्यान देंगे। जैसे जैसे समय बीता, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे रुचि खो दी। हालांकि वह लंबे समय से सितारा क्षेत्र के चारों ओर उड़ रहे थे, सुनहरे रक्त में निहित जीवन शक्ति थोड़ी कमजोर हुई लगती थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि यह गायब होने से पहले कम से कम कुछ वर्षों तक चलेगा। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने सुनहरे रक्त की क्षमता का एक नया उपयोग खोज लिया है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि त्रिपाठी ज्वाला ने अपने दूसरे शोधन कार्य में क्या परिष्कृत किया है? एपिसोड 1109। त्रिपाठी ज्वाला ने इस बार इस कलाकृति शोधन में अपेक्षाकृत लंबा समय बिताया, कुल मिलाकर लगभग 2 महीने। हालांकि जब वह एकांतवास से बाहर आई तो वह 7 संत राजा श्रेणी कलाकृतियां लाई थी। उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी की कलाकृतियां। शायद ये त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा दी गई गोलियों और सर्म स्फटिक के कारण था जिसने उसे ठीक होने में मदद की, लेकिन वह इस बार बहुत थकी नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती को ये कलाकृतियां सौंपने के बाद वह ये गणना करने के मूड में भी थी कि वह अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती की कितनी सर्म स्फटिक कर्जदार थी। उसके पास महान कलाकृति शोधन क्षमता थी, वह साजिश रचने वाली नहीं थी, उसका स्वभाव अच्छा था, वह सुंदर थी और उसकी आकृति शानदार थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जो पारिश्रमिक लेती थी वह बहुत सस्ता था। त्रिपाठी जीवप्ती को लगा जैसे उन्होंने एक खजाना उठा लिया है और वह त्रिपाठी ज्वाला को अपनी निजी कलाकृति शोधक के रूप में रखने के लिए और भी दृढ़ थे। उसे लापरवाही से गोलियों की कुछ बोतलें और कुछ उच्च स्तर सर्म स्फटिक देते हुए त्रिपाठी ज्वाला खुशी से मुस्कुराए। गोलियों और सर्म स्फटिक को अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में रखते हुए उसने पूछा, आप आगे क्या परिष्कृत करना चाहते हैं? मुझे पहले सामग्री दें, मैं देखूंगी कि मैं किस तरह के अयस्कों का उपयोग कर सकती हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिंदूरी पूंछ वाले बैंगनी कवच बिच्छू की खोल, पूंछ और बड़े दंशक निकाले और उन्हें त्रिपाठी ज्वाला के सामने फेंक दिया। छोटी लड़की की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसकी सुंदर आंखें एक भयानक रोशनी से खिल उठी। वह नीचे बैठ गई और इन चीजों को एक एक करके उठाया। उसके छोटे हाथों ने उन्हें सहलाया जैसे ही उसने खुद से बड़बड़ाया। किसी को नहीं पता था कि वह क्या कह रही थी, लेकिन वह थोड़ी अन्यमनस्क लग रही थी। बहुत देर बाद उसने त्रिपाठी जीवप्ती को देखा और पूछा, क्या आप वास्तव में मुझे इन चीजों को परिष्कृत करने देंगे? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, आपने अपनी क्षमता साबित कर दी है और मेरा मानना है कि आप वास्तव में एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं ये चीजें आपको सौंप दूंगा। क्या आपको डर नहीं है कि मैं इन चीजों को लेकर भाग जाऊंगी? त्रिपाठी ज्वाला को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये नवम कोटि राक्षस पशु की सामग्री है, उनका उपयोग उत्पत्ति श्रेणी कलाकृतियां परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। आप कोशिश क्यों नहीं करती और देखती हैं कि क्या मैं आपको पकड़कर वापस ला सकता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए। त्रिपाठी ज्वाला ने तिरस्कार पूर्वक थूका। उसे त्रिपाठी जीवप्ती का अकारण आत्मविश्वास पसंद नहीं था, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था। चिंता न करें, मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जो अपने वचन से मुकर जाता है। मैं इन चीजों का उनकी पूरी क्षमता से उपयोग करूंगी, लेकिन इस बार मैं जिन अयस्कों को खरीदूंगी वे पहले वालों से अलग होंगे, इसलिए आपको खून बहाने के लिए तैयार रहना होगा। त्रिपाठी ज्वाला ने गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं, एक सूची बनाओ। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया इससे पहले कि उन्होंने कहा, वैसे मेरा एक अनुरोध है। आप जो चाहते हैं बस मुझे बताएं। मुझे उस खोल को एक रक्षात्मक कलाकृति में परिष्कृत करने में मदद करें। मैं इसे अपने लिए उपयोग करूंगा। आप बाकी के साथ जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास इसका राक्षस केंद्र है तो वह भी मुझे दे, मुझे कलाकृति शोधन के लिए इसकी जरूरत होगी। जैसे ही त्रिपाठी ज्वाला की आवाज रुकी, पृथ्वी और पवन दोनों गुणों वाला एक मुट्ठी के आकार का राक्षस केंद्र उसकी ओर फेंक दिया गया। उसने उसे संतुष्टि के साथ पकड़ा और एक सूची लिखना शुरू कर दिया। एक पल बाद उसने इसे त्रिपाठी जीवप्ती को सौंप दिया और उत्सुकता से कहा, जाओ और जल्दी वापस आओ, मैं कुछ दिनों की स्वास्थ्य लाभ के बाद परिष्कृत करना शुरू कर दूंगी। आपके साथ रहना वास्तव में अच्छा है, मेरे लिए संसाधित होने के लिए इतनी सारी अच्छी सामग्री इंतजार कर रही है। वह थोड़ी अधीर लग रही थी। दिव्य भाग्य शहर में फर्म के अंदर त्रिपाठी धनी तीसरी मंजिल पर एक कमरे में बैठे थे, चाय का एक कप पी रहे थे क्योंकि वह उस दिशा में घूर रहे थे जहां त्रिपाठी जीवप्ती 2 महीने पहले गए थे। उनके चेहरे पर चिंता और असहायता का एक हल्का निशान था। हालांकि उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि त्रिपाठी जीवप्ती फिर से यहाँ आएंगे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में 2 महीने तक इंतजार करेंगे। आज तक वह युवक फिर से प्रकट नहीं हुआ था, जिससे त्रिपाठी धनी बहुत उदास थे। उस समय
वो युवक के पीछे स्वामी पर एक बुरा प्रभाव छोड़ने के बारे में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने किसी को उसका पीछा करने के लिए नहीं भेजा, नहीं उन्होंने लापरवाही से पूछताछ करने की हिम्मत की। वह सिर्फ धीरे धीरे समझना चाहते थे और स्वामी को धीरे धीरे पानी से बाहर निकालने के लिए युवक का उपयोग करना चाहते थे। अब ऐसा लगा कि ऐसा नहीं था। कम से कम उन्हें युवक को बताना चाहिए था कि वह युवक के पीछे स्वामी को भर्ती करना चाहते थे। जब तक युवक काफी स्मार्ट था, वह निश्चित रूप से संदेश देगा। उस समय यदि स्वामी इच्छुक था तो वह स्वाभाविक रूप से छाया चंद्रमा भवन में आएगा, यदि नहीं तो उन्हें उसे आमंत्रित करने में देर नहीं होगी। ऐसे कलाकृति शोधन महान गुरु को जितनी जल्दी भर्ती किया जा सके छाया चंद्रमा भवन के लिए उतना ही बेहतर होगा। यदि वह बहुत देर हो जाती तो उसे अन्य ताकतों द्वारा खोजा जा सकता था। उस समय निश्चित रूप से छीनने की स्थिति होगी। एक बार जब स्थिति उस हद तक विकसित हो गई तो यह 1 या 2 लोगों के मरने का मामला नहीं होगा। इसके बारे में सोचते हुए त्रिपाठी धनी का मूड और भी चिड़चिड़ा हो गया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके हाथ में चाय का प्याला टूट गया था जब तक कि जलती हुई गर्म चाय उनके हाथ के पीछे से बह नहीं गई। गंदी में इसको देखते हुए त्रिपाठी धनी हंसे बिना नहीं रह सके। वह अब जवान नहीं थे और उनका साधना आधार भी कम नहीं था। ऐसा लगता था कि कई साल हो गए थे जब किसी चीज ने उन्हें इतना परेशान किया था। यहाँ तक कि जब वह उसी स्तर के विशेषज्ञों के साथ जीवन या मृत्यु की लड़ाई में थे तब भी उन्हें इतना शक्तिहीन महसूस नहीं हुआ था जितना अब हुआ। चाय के प्याले के टूटे हुए टुकड़ों को उठाते हुए और फैली हुई चाय को पोंछते हुए त्रिपाठी धनी ने धीरे से एक सांस ली और अपने चिड़चिड़े मूड को शांत किया। अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। त्रिपाठी धनी ने नाखुशी से कहा, क्या बात है? बुजुर्ग त्रिपाठी धनी, वह युवक जो 2 महीने पहले गुप्त खजाना बेचने आया था, वह फिर से यहाँ है। दरवाजे के बाहर दुकान सहायक, जिसने पिछली बार त्रिपाठी जीवोक्ति को प्राप्त किया था, ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। जैसे ही वह संदेह महसूस कर रहा था, उसने बुजुर्ग त्रिपाठी धनी की उत्साहित आवाज अंदर से सुनी, जल्दी से उसे अंदर आमंत्रित करो। जैसे ही उनकी आवाज रुकी, उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, ये बूढ़ा आदमी व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करेगा। टूटने की आवाजों की एक श्रृंखला के साथ ऐसा लगता था कि मेज पर मेज, कुर्सियां, स्टूल और चाय के बर्तन सब जमीन पर गिर गए थे और टूट गए थे। दुकान सहायक का चेहरा गहरा हो गया। वह नहीं जानता था कि यह युवक कौन था और बुजुर्ग त्रिपाठी धनी उसे इतनी गंभीरता से क्यों लेते थे। कमरे में सामान भी गिरा दिए गए थे। दरवाजा खोला गया और त्रिपाठी धनी एक लाल चेहरे के साथ जल्दी से नीचे चले गए। दुकान सहायक ने कमरे में देखा और पाया कि जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अंदर का फर्नीचर पूरी तरह से नष्ट हो गया था और पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। पहली मंजिल पर त्रिपाठी जीवोक्ति इंतजार करने से थोड़े अधीर थे। पिछली बार जब वह आए थे तो दुकान सहायक ने उन्हें ध्यान से प्राप्त किया था और लगन से सेवा की थी। इस बार उन्हें मुश्किल से एक नियमित ग्राहक माना जा सकता था और पिछले समझौते के अनुसार गुप्त खजाना बेचने के लिए लाए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुकान सहायक उन्हें थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहेगा, इससे पहले कि वह गायब हो जाए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद मोटे बूढ़े आदमी, जिसका नाम त्रिपाठी धनी था, जल्दी से भागकर आए और दिल खोलकर हंसे। ओह युवा आदमी, इस बूढ़े आदमी ने 2 महीने तक इंतजार किया और आखिरकार आप यहाँ हैं। आओ आओ आओ, कृपया। ऐसा कहते हुए उन्होंने स्नेहपूर्वक त्रिपाठी जीवोक्ति की बांह पकड़ी और उन्हें गुप्त कमरे में ले गए जहां उन्होंने पिछली बार व्यापार किया था। व्यापारिक कंपनी में साधकों का एक समूह जो व्यापार कर रहा था दम रह गया। उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति की पीठ को खाली देखा और लंबे समय तक अवाक रहे। उनमें से कई त्रिपाठी धनी को जानते थे और जानते थे कि वह छाया चंद्रमा भवन में एक बुजुर्ग स्तर का व्यक्ति था, लेकिन ऐसे स्वामी को त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ इतनी आत्मीयता से व्यवहार करते देखकर हर कोई आश्चर्यचकित महसूस किए बिना नहीं रह सका। दोनों के गायब होने के बाद हर कोई एक दूसरे से कानाफूसी करने लगा और त्रिपाठी जीवोक्ति की पहचान के बारे में अनुमान लगाने लगा। उस आदमी की पृष्ठभूमि क्या है? बुजुर्ग त्रिपाठी धनी ने व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत क्यों किया और उसके साथ इतनी गर्मजोशी से व्यवहार क्यों किया? यह क्या है? अगर आसपास के परिवारों के कुलपति भी यहाँ आए तो वे बुजुर्ग त्रिपाठी धनी के इतने आत्मीयता से काम करने के लायक नहीं होंगे, है ना? मुझे नहीं पता, मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा और उसके कपड़ों को देखकर वह एक स्वामी जैसा नहीं दिखता। उसकी साधना भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ तृतीय कोटि संत। अजीब, पिछली बार जब केरोई परिवार के कुलपति व्यापार पर चर्चा करने आए थे तो बुजुर्ग त्रिपाठी धनी प्रकट नहीं हुए थे। कौन जानता है कि क्या चल रहा है? कोट। निजी कमरे के अंदर त्रिपाठी धनी ने गर्मजोशी से त्रिपाठी जीवोक्ति को बैठने की व्यवस्था की, इससे पहले कि किसी ने उसे कुछ सुगंधित चाय और एक फल पकवान परोसा। फल पकवान पर सुनहरे फलों की ओर इशारा करते हुए त्रिपाठी धनी मुस्कुराए और कहा, ये फल मेरे छाया चंद्रमा भवन के अधीन एक परिवार की विशेषता है। पूरे छायादार तारा पर केवल वहां की मिट्टी इस तरह के फल के पेड़ को उगने के लिए उपयुक्त है। ये फल हर 10 साल में सिर्फ एक बार पकते हैं और प्रत्येक फसल 500 से कम होती है। हालांकि वे किसी की साधना को तेजी से नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन उनका स्वाद काफी अच्छा होता है और वे किसी की जीवन शक्ति को ताज़ा करने और किसी की संत शक्ति की पूर्ति करने में भी मदद कर सकते हैं। वे आपके जैसे किसी के लिए सबसे उपयुक्त है जो सफलता प्राप्त करने वाला है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप उन्हें आजमा सकते हैं।
एक नज़र में त्रिपाठी धनी देख सकते थे कि त्रिपाठी जीवोक्ति तृतीय कोटि संत क्षेत्र से संत राजा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की कगार पर थे, इसलिए उन्हें संत राजा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। त्रिपाठी जीवोक्ति ने जानबूझकर या अनजाने में त्रिपाठी धनी पर नजर डाली, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की विनम्रता का कोई निशान नहीं दिखाया, न ही उन्होंने सतर्कता का कोई संकेत दिखाया। बस एक फल उठाया और उसे खाया। उसकी सुगंध उनके मुंह में बनी रही। जैसे ही उन्होंने सिर हिलाया और कहा, इसका स्वाद काफी अच्छा है। अगर बुजुर्ग त्रिपाठी धनी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं इन्हें वापस लेना चाहूंगा। ये फल किसी की संत शक्ति को तेजी से बहाल कर सकते थे, इसलिए वे कलाकृति शोधन में उपयोग करने के लिए त्रिपाठी ज्वाला के लिए एकदम सही थे। त्रिपाठी धनी की आंखें चमकी और वह दिल खोलकर हंसे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर छोटे बच्चे को वे पसंद हैं तो मैं अपने लोगों से और तैयार करने के लिए कहूंगा। दुर्भाग्य से ज्यादा नहीं बचे हैं। उन्हें परवाह नहीं थी कि त्रिपाठी जीवोक्ति इतने मोटी चमड़ी वाले थे कि इन आत्माफलों को वापस ले जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें उत्साहित कर दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति इन फलों को वापस क्यों ले जाना चाहेंगे? वे स्पष्ट रूप से उनके पीछे स्वामी को एक उपहार के लिए थे। इसने त्रिपाठी धनी को उनके पिछले अनुमान के बारे में और भी अधिक निश्चित कर दिया कि इस युवक के पीछे एक शक्तिशाली कलाकृति शोधक था। बुजुर्ग त्रिपाठी धनी ने अभी कहा था कि आप कई दिनों से मेरा इंतजार कर रहे थे, क्या आप इसी का इंतजार कर रहे थे? त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से 7 ताज़ी परिष्कृत कलाकृतियां निकालते हुए कहा। त्रिपाठी धनी की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि हर बार जब त्रिपाठी जीवोक्ति एक कलाकृति निकालते थे तो उनकी सांसें भारी हो जाती थी। जब सभी 7 कलाकृतियां निकाली गई तो त्रिपाठी धनी का भाव कुछ भयंकर और उत्साहित हो गया। उन्हें यकीन था कि त्रिपाठी जीवोक्ति 2 महीने पहले इन कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए अयस्क खरीदने आए थे और सिर्फ 2 महीनों में उन्होंने 7 संत राजा श्रेणी कलाकृतियां परिष्कृत की थीं। ये स्पष्ट था कि उनके पीछे का स्वामी अपनी प्रतिष्ठा के योग्य था। यहाँ तक कि महान गुरु गेलिन को भी इन कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए कहा जाए तो वह इतने कम समय में इतनी सारी उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियां परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होंगे। एक गहरी सांस लेते हुए त्रिपाठी धनी का भाव सामान्य हो गया, क्योंकि उन्होंने मुस्कुराया और कहा, इन कलाकृतियों का इंतजार करना मामले का सिर्फ एक पहलू है। वास्तव में ये बूढ़ा स्वामी भी आपका इंतजार कर रहा था। मैं आपको कैसे संबोधित करूं, छोटे बच्चे? त्रिपाठी जीवोक्ति, ये बूढ़ा स्वामी त्रिपाठी धनी है। संभवतः आप जानते हैं कि वह कौन है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो ये बूढ़ा स्वामी आपको भतीजा के रूप में क्यों न संबोधित करे? त्रिपाठी जीवोक्ति ने उदासीनता से सिर हिलाया। त्रिपाठी धनी की वरिष्ठता और उम्र के साथ उन्हें भतीजा बुलाना उनके लिए कोई अपमान नहीं था। त्रिपाठी धनी कान से कान तक मुस्कुराए। भतीजा त्रिपाठी युवा और होनहार है। इतनी कम उम्र में आप पहले ही संत राजा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। युवा पीढ़ी समय के साथ हमें पार कर जाएगी। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने गुप्त रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया। अब जब त्रिपाठी धनी ने त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लिया है और उन्होंने 7 नई कलाकृतियां लाई है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि त्रिपाठी धनी किस तरह की पेशकश करते हैं और क्या त्रिपाठी जीवोक्ति उनके असली इरादों का पता लगाते हैं? एपिसोड 11-10 युवा लोगों को चापलूसी और प्रशंसा पसंद होती है। त्रिपाठी धनी ने सोचा कि उनकी स्थिति और साधना के साथ अगर उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति की उदारता से प्रशंसा की तो त्रिपाठी जीवोक्ति को बहुत खुशी होनी चाहिए। किसने सोचा होगा कि त्रिपाठी जीवोक्ति का चेहरा उदासीन रहेगा, जैसे कि ये प्रशंसाएं उन्हें प्राप्त करने के लिए उनकी ही थी। उन्होंने विनम्रता का कोई संकेत नहीं दिखाया, इसके बजाय वह बस वहीं बैठे रहे, अचल। त्रिपाठी धनी हल्के से खांसे। उनका भाव नहीं बदला, क्योंकि उन्होंने पूछना जारी रखा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि भतीजा त्रिपाठी कहाँ काम करते हैं? त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए। जब वह अंदर आए तो त्रिपाठी धनी ने उनके साथ इतनी गर्मजोशी से व्यवहार किया। त्रिपाठी जीवोक्ति हल्के से अनुमान लगा सकते थे कि वह क्या सोच रहे थे। अब जब उन्होंने उनका सवाल सुना तो वह अपने अनुमान के बारे में और भी निश्चित हो गए। त्रिपाठी धनी को देखते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने कहा, बुजुर्ग त्रिपाठी धनी, अगर आपको कुछ कहना है तो बस कहिए। त्रिपाठी धनी का भाव गंभीर हो गया, क्योंकि उन्होंने गर्मजोशी से कहा, भतीजे, कृपया मुझे दोष न दें। इस बूढ़े आदमी के कोई बुरे इरादे नहीं हैं। बस जब आपके जैसा युवा प्रतिभा इस बूढ़े आदमी के सामने आता है तो ये बूढ़ा आदमी आपको भर्ती करने के लिए बेताब हो जाता है। अगर आप इच्छुक हैं तो ये बूढ़ा आदमी आपको मेरे छाया चंद्रमा भवन में आमंत्रित करना चाहेगा। मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको सबसे प्रचुर साधना संसाधन और सबसे अच्छा साधना वातावरण प्रदान किया जाएगा। भतीजा त्रिपाठी की योग्यता के साथ आपका संप्रदाय में निश्चित रूप से एक उज्ज्वल भविष्य होगा। उन्होंने पाया कि त्रिपाठी जीवोक्ति ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बातों को घुमा फिरा कर बोलते हों। इसके बजाय वह काफी सीधे थे। उन्होंने आगे जांच नहीं की और तुरंत अपनी शर्तें बताईं। त्रिपाठी धनी बूढ़े और अनुभवी थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि अगर उन्होंने मुंह खोलते ही त्रिपाठी जीवोक्ति के पीछे कलाकृति शोधक को भर्ती करने की कोशिश की तो यह असंभव होगा। उस स्तर का एक कलाकृति शोधक गर्वित और अभिमानी होगा और निश्चित रूप से वह व्यक्ति नहीं होगा जिसे सिर्फ कुछ शब्दों से राजी किया जा सके। इसलिए त्रिपाठी धनी ने इसके बजाय त्रिपाठी जीवोक्ति पर अपनी नजरें जमाई थी। उनकी राय में जब तक त्रिपाठी जीवोक्ति छाया चंद्रमा भवन में प्रवेश करने के लिए तैयार थे
तब उनके पीछे शस्त्र शोधक को भर्ती किया जाएगा या नहीं, वह निश्चित रूप से छाया चंद्रमा भवन के साथ एक संबंध बनाएंगे। जब वे भविष्य में एक दूसरे से परिचित होंगे तो उनके लिए त्रिपाठी जीवप्ती को भर्ती करना स्वाभाविक होगा। ये कहा जाना चाहिए कि त्रिपाठी धनी के पास एक अच्छी योजना थी। अपना बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने चुपचाप त्रिपाठी जीवप्ती की प्रतिक्रिया का अवलोकन किया। उनकी निराशा के लिए त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी उदासीन थे। खुद से आह भरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में एक उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक के शिष्य होने के योग्य थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवप्ती उस उत्पत्ति श्रेणी कलाकृति शोधक के शिष्य थे या नहीं, लेकिन वर्षों तक उनके प्रभाव में रहने के बाद ऐसा लगता था कि इस युवक की दृष्टि काफी ऊंची थी। वह त्रिपाठी जीवप्ती के खोखले वादे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं दिखते थे। वैसे छाया चंद्रमा भवन के मुख्य हॉल में एक देवता का पत्थर का टुकड़ा है। इसके अंतहीन उपयोग हैं। जो कोई भी इसे छूता है उसे एक विचित्र दुनिया में निर्देशित किया जाएगा। उस दुनिया में किसी के मन को शुद्ध किया जा सकता है और ऊंचा उठाया जा सकता है। यह मार्शल आर्ट की बेड़ियों को तोड़ने के लिए बहुत लाभकारी है। मेरे हॉल में कई शिष्य अपनी साधना में बाधाओं का सामना करने पर देवता के पत्थर पर जाकर ध्यान करने का अनुरोध करेंगे। हालांकि केवल वही लोग जिन्होंने संप्रदाय के लिए महान योगदान दिया है वे ही ऐसे उपचार का आनंद ले सकते हैं। अगर भतीजा त्रिपाठी मेरे छाया चंद्रमा भवन में शामिल होने के लिए तैयार है तो ये बुरा आदमी आपको गारंटी देगा कि आप देवता के पत्थर पर जाकर इसे समझ सकते हैं। भतीजा त्रिपाठी को संत राजा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। त्रिपाठी धनी ने अपना बोलना समाप्त करने के बाद उन्होंने एक जलती हुई टकटकी से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। उन्हें विश्वास था कि त्रिपाठी जीवप्ती ऐसे प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी साधना इस क्षण सफलता प्राप्त करने की कगार पर थी। उनके सामने ऐसे अच्छे अवसर के साथ चाहे वह कोई भी हो वे इसे कसकर पकड़ेंगे। लेकिन जल्द ही त्रिपाठी धनी की आंखों में भाव बदल गया, क्योंकि उन्होंने पाया कि त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी भी हिलने डुलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वह चौंकने बिना नहीं रह सके, ये सोचते हुए कि क्या इस छोटे बच्चे को पता नहीं था कि देवता का पत्थर कितना कीमती था। जैसे ही वह देवता के पत्थर के उपयोगों को सावधानीपूर्वक समझाने वाले थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और अधीरता से कहा, बुजुर्ग त्रिपाठी धनी, ये कनिष्ठ आपकी दयालुता की सराहना करता है, लेकिन मुझे आज़ाद और आलसी रहने की आदत है। मेरा किसी भी महान शक्ति में शामिल होने का इरादा नहीं है, इसलिए ये कनिष्ठ बहादुरी से बुजुर्ग त्रिपाठी धनी के प्रस्ताव को अस्वीकार करता है। चलो व्यवसाय की बात करते हैं, किसी और चीज के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी धनी का चेहरा एक पल के लिए मरोड़ गया, इससे पहले कि उन्होंने एक खोखली हंसी छोड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बूढ़ा आदमी बुरा है और उसके पास बहुत कुछ कहने को है। भतीजा त्रिपाठी, कृपया बुरा न माने। हालांकि इस बार उनकी भर्ती असफल रही। त्रिपाठी धनी एक धैर्यवान व्यक्ति थे और स्वाभाविक रूप से ज्यादा हताश नहीं थे। उन्हें लगा कि जब तक उन्होंने पर्याप्त ईमानदारी दिखाई वह एक दिन सफल होंगे। दोनों बैठ गए और तुरंत व्यवसाय पर चर्चा करना शुरू कर दिया। 7 संत राजा श्रेणी कलाकृतियों के लिए कुल 59,000 उच्च स्तर संत स्फटिक। त्रिपाठी धनी ने एक सीधा प्रस्ताव दिया और त्रिपाठी जीवप्ती ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर बाद एक सौदा हुआ। मैं कुछ अयस्क भी खरीदना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक सूची निकाली। त्रिपाठी धनी की आंखें चमक उठी, क्योंकि उनके दिल में निराशा का अंतिम अंश दूर हो गया। जोर से पुकारते हुए दुकान सहायक, जो दरवाजे के बाहर चौकीदारी कर रहा था, तुरंत अंदर आया और सम्मानपूर्वक पूछा, बुजुर्ग त्रिपाठी धनी के लिए क्या निर्देश है? भतीजा त्रिपाठी के पास यहाँ एक सूची है। उन्हें उन अयस्कों का चयन करने में मदद करें जिनकी उन्हें जरूरत है और गोदाम से 59,000 उच्च स्तर संत स्फटिक निकालें। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। जी। दुकान सहायक ने सूची ली। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे देखा और कहा, उन संत स्फटिक से अयस्कों की लागत घटाओ। आप तय कर सकते हैं कि आपको कितनी जरूरत है और मुझे बाद में इसकी रिपोर्ट करें। मुझे सबसे अच्छी कीमत दो, समझे? त्रिपाठी धनी ने एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ जोड़ा। कभी कभी दूसरों के प्रति सद्भावना दिखाते समय किसी को इसे जोर से चिल्लाना पड़ता था ताकि दूसरे इसे सुन सकें। समझा? दुकान सहायक ने सिर हिलाया और तुरंत बाहर चला गया। उसके जाने के बाद त्रिपाठी धनी ने एक मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। भतीजा त्रिपाठी अब हमारे एक नियमित ग्राहक है, क्या आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट। त्रिपाठी जीवप्ती भी मुस्कुराए और सिर हिलाया। भले ही त्रिपाठी धनी अपने दिल में क्या साजिश रच रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से संतुष्ट थे कि उन्होंने उनका फायदा नहीं उठाया था। अच्छा, बुजुर्ग त्रिपाठी धनी व्यस्त है, मैं यहाँ खुद ही इंतजार करूंगा। त्रिपाठी धनी मुस्कुराए और जोर नहीं दिया, दयालुता से कहा, अच्छा, लेकिन भतीजा त्रिपाठी को याद रखना चाहिए कि अगर आपके पास अगली बार बेचने के लिए कोई कलाकृतियां हैं तो आपको पहले हमारी दुकान को चुनना होगा। मुझे याद रहेगा। त्रिपाठी धनी ने सिर हिलाया और चले गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने लगभग आधे घंटे तक गुप्त कमरे में इंतजार किया, इससे पहले कि दुकान सहायक द्वारा उन्हें एक और गुप्त कमरे में ले जाया गया। ये गुप्त कमरा कई दुर्लभ अयस्कों और अनगिनत संत स्फटिक से भरा हुआ था। त्रिपाठी धनी से पहले ही निर्देश प्राप्त कर चुके थे। दुकान सहायक ने त्रिपाठी जीवप्ती के साथ व्यवहार करते समय लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और सम्मानपूर्वक कहा, ये अयस्क है जिनकी ग्राहक को जरूरत है। कुल कीमत 17,000 उच्च स्तर संत स्फटिक है।
चूंकि आप एक नियमित ग्राहक हैं, हम आपको 20% छूट देंगे, जिससे ये 13,600 सन स्फटिक हो जाएगा। इन अयस्कों के लिए आवश्यक सन स्फटिक काटने के बाद ग्राहक का कुल 45,400 सन स्फटिक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें आपके लिए गिनूं? जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। इन अयस्कों की कीमत से गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थे। पिछली बार जब वह यहाँ आए थे तो उनके द्वारा खरीदे गए अयस्कों की कीमत सिर्फ 3,000 सन स्फटिक थी, लेकिन इस बार ये कई गुना अधिक महंगा था। कोई आश्चर्य नहीं कि त्रिपाठी ज्वाला ने कहा कि वह खून बहाने वाले थे। त्रिपाठी जीवप्ती को विश्वास था कि यह दुकान सहायक उन्हें धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा। आखिरकार त्रिपाठी धनी के मन में अभी भी उनके पीछे कलाकृति शोध के बारे में विचार थे। अपनी दिव्य चेतना जारी करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने सभी अयस्कों और सन स्फटिक को अपनी अंतरिक्ष अंगूठी में एकत्र किया। 100 सन स्फटिक पीछे छोड़ दिए। दुकान सहायक मुस्कुराया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर कृतज्ञता भरी नजर डाली। इससे पहले कि वह सम्मानपूर्वक उन्हें विदा करता, उनमें से किसी ने भी 100 सन स्फटिक का उल्लेख नहीं किया। फॉर्म की तीसरी मंजिल पर त्रिपाठी धनी ने त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ को अपने दृष्टि क्षेत्र से गायब होते देखा। उनकी भौं गहरी तन गई। उन्हें नहीं पता था कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को छाया चंद्रमा भवन में भर्ती करने के लिए किस तरीके का उपयोग कर सकते थे। उन्होंने आज 2 बार कोशिश की थी, लेकिन दोनों बार विफल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि इस युवक की पसंद क्या थी, लेकिन अगर उन्हें पता होता कि वे क्या थे तो चीजें बहुत आसान होती। दुर्भाग्य से वह किसी को उनका पीछा करने के लिए नहीं भेज सकते थे, जो वास्तव में निराशाजनक था। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। अंदर आओ। त्रिपाठी धनी अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया।